Yes, sir. Okay, thank you so much. Right. So today we discussed about the significant constitutional bodies and right. Then one more question is there related to the cake. Cake हमने काफी डिस्कस किया था, बट नाउ वी विल डिस्कस द केक फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. सारा हमने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किया था, बट अगर एक और नया डायमेंशन पूछता है तो हमारा रेडीमेड आंसर क्या होना चाहिए केक से रिलेटेड, राइट? कि आप डायरेक्टली एग्जाम में जाके लिख दो. सो द अम्बेडकर हैज सेड दैट कि द अम्बेडकर said about the cake. क्या कहा था उन्होंने? इट इज प्रोबेबली द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिस इन द कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया. अम्बेडकर ने केक को क्या कहते हैं कि द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफिस इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. Then discuss the issues in the functioning of CAG. Okay, right. Discuss the issues in the sense कि अगर वो एग्जामिनर हमसे क्रिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर एवल्यूएशन करने की बात करता है, एवल्यूएट करने की बात करता है कि केक के जो फंक्शंस हैं कि फर्स्ट व्हाई जो केक है वो इम्पोर्टेंस क्या है, क्या उसका सिग्निफिकेंस क्या है. एज अम्बेडकर सेड दैट इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पोजीशंस और ऑफिस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, राइट? तो उसके सिग्निफिकेंस जो है जो हमने आज डिस्कस किए थे वो हम लिख देंगे. देन व्हाट आर द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट इट. क्रिटिसिज्म इन द सेंस कि अभी जो उसके पास जो फुल प्लेस्ड पावर है वो है या नहीं है, या उसकी जो फंक्शनिंग है वो फंक्शन कैसे लिमिटेड है, राइट? इंपोर्टेंस में तो यू कैन डायरेक्टली राइट एज वी डिस्कस्ड इट इज अपहोल्ड द financial accountabilities, right? So you can directly write how financial accountability. You just mention about the report to the president laid down in the parliament, then public account committees, right? उस बेसिस पे आप लिख सकते हैं. इवन अलोंग विथ यू कैन मेंशन 3 फॉर्म से वो ऑडिट करता है, राइट? लीगल एस्पेक्ट से करता है, एंड वन मोर इम्पोर्टेंट इज ऑडिटिंग इज प्रोपर्टीज एस्पेक्ट. तो एक एफिशिएंसी को अपहोल्ड करता है. जो फंड का जो यूटिलाइजेशन है, जो पब्लिक मनी है, इज देयर, इज इट यूज्ड इन इफेक्टिव और एफिशिएंट वे और नॉट. तो ये भी मेंशन करता है. इवन ही आल्सो द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, राइट? पब्लिक पर्स तो पब्लिक मनी का भी करता है, राइट? So he makes sure that each and every money of the public is utilized by the government as per the law, as per the procedures, as per the concerned authority which has the power for it, और effectively use हो रहा है कि नहीं हो रहा है, right? So this is the basically importance of it, right? Because whole the nation functioning किस पर depend करेगा? money पर depend करेगा. तो जितना as you have studied in history, चाणक्य ने कहा था कि जो आप मनी असेस कर रहे हो वो भी उतना इंपॉर्टेंट है जितना आप कलेक्शन कर रहे हो, राइट? तो कलेक्शन और असेसमेंट दोनों ही इंपॉर्टेंट है. मौर्यन एम्पायर के बारे में बोलते हैं. तो सेम इज विद करंट सिनेरियो आल्सो. जितना अच्छा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चरिंग होगा कि मनी कलेक्शन का अलोंग विद मनी एक्सपेंडिचर का, उतना ही बेसिस पे आपका नेशन ग्रोथ करेगा आपका, राइट? सो दीज आर द बेसिकली इंपॉर्टेंट फंक्शन जो हमने यहाँ डिस्कस किए थे. बट हाउ यू विल क्रिटिकली एवेल्युएट दैट, राइट? कि क्या क्या जो ऑफिस को जो फंक्शन करता है तो क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उनको. तो चैलेंजेस क्या है? तो अगर आपको चैलेंज लिखना है तो व्हाट कैन बी द चैलेंजेस, प्लीज लेट मी नो. द फर्स्ट चैलेंज इज रिलेटेड टू द अपॉइंटमेंट ऑफ केक. अपॉइंटमेंट ऑफ केक, राइट? सो यू नो दैट कि जो मोस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर आप किसी कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन को आप अपॉइंट कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस को आप ऑफिसर को अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये अपॉइंटमेंट में जितना अगर वाइडर पार्टिसिपेशन होगा, अपॉइंटमेंट में वाइडर पार्टिसिपेशन रहेगा, नो डाउट द प्रेसिडेंट विल अपॉइंट इट. बट प्रेसिडेंट किसके रिकमेंडेशन पर? कोई सर्च कमेटी होगी, राइट? सर्च कमेटी. अगर जितना जो सर्च कमेटी में आपका जितना वाइडर पार्टिसिपेशन होगा, उतना क्या एक पर्सन बेटर पर्सन लेके आएगा. अब करेंटली क्या है कि गवर्नमेंट गिव द नेम और कैबिनेट गिव द नेम व्हिच इज हेड बाय द प्राइम मिनिस्टर टू द president, and president then appoint the CAG, right? But what should be there? अगर आप क्या कर सकते हैं, एक सर्च कमेटी बना सकते हैं. उस सर्च कमेटी में आप प्राइम मिनिस्टर को भी ले सकते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन को भी ले सकते हैं, एंड देन यू कैन आल्सो टेक द CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और एनी अदर पर्सन नॉमिनेटेड, अपॉइंटेड बाय हिम और नॉमिनेटेड बाय हिम, राइट? तो सेम इज विद द इलेक्शन कमीशन. इलेक्शन कमीशन में आपने क्यों रिफॉर्म लेके आए? दैट इज आल्सो द कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज. और आपने क्या किया? कोर्ट के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास केस गया कि इट इज ए वेरी मच इंपॉर्टेंट फंक्शनिंग बॉडीज फॉर द फ्री एंड फेयर इलेक्शन, दैट इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द डेमोक्रेसी. तो आपने क्या किया? कोर्ट ने ठीक है, आप गवर्नमेंट अपॉइंट करती है, दैट शुड नॉट बी देयर, रादर देन
बेटर रिफॉर्म शुड बी देयर। ऐसा नहीं कि जो एग्जिस्टिंग है उसमें कोई इश्यूज है, इश्यूज तो माइनर है, बट उसमें क्या एक बेटर वे में आप जा सकते हो। वाइडर वाइडर पार्टिसिपेशन होगा तो क्या होगा, एक जो पर्सन पोजीशन पे आएगा उसका सिलेक्शन ज्यादा होगा, क्योंकि उसमें कंसेंसस बिल्डिंग बहुत ज्यादा रहेगी, फेथ बिल्डिंग भी ज्यादा रहेगी। तो आप एक सजेशन में आप रिफॉर्म भी सजेस्ट कर सकते हैं ये वाला। इवन अभी जो चैलेंजेस है फंक्शनिंग में वो भी है। तो अब वो क्या हो जाएगा, जो पर्सन है वो किसकी मर्जी पे हो रहा है, गवर्नमेंट की मर्जी पे हो रहा है, अपॉइंटमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। रिमूवल तो नहीं कर पाएंगे बिकॉज जो प्रोसीजर है वही फॉलो करना पड़ेगा रिमूवल के लिए, बट अपॉइंटमेंट के बेसिस पे क्या कर सकते हैं, वो पर्सन कैन हैव द इन्फ्लुएंस ऑफ द गवर्नमेंट। बट इस केसेस में क्या हुआ, आपको लीडर ऑपोजिशन है एंड द जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। इस केसेस में जो पर्सन इलेक्ट होके आएगा वो विल बी द मोर इंटीग्रेटेड पर्सन, मोर मेरिटोरियस पर्सन, एक वाइडर वे में लेके आएगा। सेकेंड इशू विद द केक इज द लेक ऑफ एक्सपर्टीज। लेक ऑफ एक्सपर्टीज जो उसको हेड कर रहे हैं नाउ, नो डाउट एज वी डिस्कस, कि जो इंडियन ऑडिट अकाउंटेंट सर्विसेज होते हैं अब उनको ही प्रमोट करके केक ऑफिसेस में लेके आ रहे हैं। बट मेनी टाइम्स इन द पास्ट जो आईएएस ऑफिसर्स हैं उनको आप लेके आ गए, राइट। और उनको उसके ऑडिटिंग के बारे में इतना अंडरस्टैंडिंग बेटर नहीं है। इवन जो आपका स्टाफ भी है उसमें आप स्पेशलाइजेशन लाने की कोशिश करो आप उसमें, राइट। बाहर से भी आप किसी की एक्सपर्टीज की भी आपको हेल्प लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, एक बेटर अकाउंटिंग हो सकती है। थर्ड क्रिटिसिज्म इज challenges रिलेटेड टू पोस्टमार्टम रोल। जो मनी एक्सपेंडिचर्स हुआ है वो ऑलरेडी स्पेंड हो चुका है, राइट। जो ऑडिटिंग आप जिस अकाउंट की आप कर रहे हैं, राइट, जो वो मनी तो ऑलरेडी क्या हो चुका है, स्पेंड हो चुका है। या तो ऐसा है कि आपने बजट लेके आए कोई, फॉर एग्जांपल बजट में जो मनी है, देन आपने केक को ड्यूरेशन दे दिया कि 10 to 15 डे यू जस्ट ऑडिट दिस मनी एंड देन लेट अस नो द रिफॉर्म्स विद रिस्पेक्ट टू इट, राइट। तो उस बेसिस में क्या अभी मनी तो क्या हुआ, विड्रॉ नहीं हुआ है आपका, तो जो उसमें नेसेसरी रिफॉर्म आ सकते थे या फिर मनी सेव हो सकता था, या इनएफिशिएंट पॉलिसी और गवर्नमेंट की, उसको आप क्या कर सकते थे, रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। बट करेंट सिनेरियो में पोस्टमार्टम रोल का काम करता है, इन द सेंस मनी इज ऑलरेडी स्पेंट, राइट। बट इसका भी एक क्रिटिसिज्म है, बट एज ए स्मॉल क्रिटिसिज्म यू कैन राइट दिस वन, राइट। पोस्टमार्टम रोल, राइट। पोस्टमार्टम रोल मतलब कि डेड हो गया उसके बाद आप फंक्शनिंग कर रहे हैं, तो जो जो इनएफिशिएंट एक्सपेंडिचर्स है आप उसको नहीं रोक पाते हैं। थर्ड इज द शॉर्ट टेन्योर। वैसे तो टेन्योर 665 है, राइट, राइट। वैसे तो 665 का टेन्योर है, 6 ईयर का टेन्योर है और मैक्सिमम एज अगर 65 ईयर तक है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि पर्सन है 62 या 63 ईयर्स की अपॉइंटमेंट हो गया रहा है, तो कहने को तो आपके पास 6 ईयर का टेन्योर है, बट अल्टीमेटली इज लीस्ट द टेन्योर ऑफ 2 to 3 ईयर्स। और किसी भी पर्सन को एज यू नो कि अगर किसी डिपार्टमेंट में आ रहा है, उसको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी है किस तरीके से फंक्शनिंग कर रहा है, तो ही द मेंबर और द चेयरमैन द केक को क्या चाहिए, थोड़ा ज्यादा टाइम चाहिए। तो शॉर्ट टेन्योर के कारण भी क्या हो जाता है, उसमें फंक्शनिंग में इश्यूज आ रहे हैं, चैलेंजेस में आ रहे हैं, राइट। so these are the necessary challenges with respect to the functioning of the cake। अगर वो रिफॉर्म की बात करेगा, राइट, वे फॉरवर्ड की बात करेगा, देन आप इसमें ही आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं आप। जैसे आप इलेक्शन कमीशन का भी रिकमेंड बता सकते हैं कि रिसेंटली द रिफॉर्म्स आर ब्रॉट विद द इलेक्शन कमीशन, अपॉइंटमेंट ऑफ द चीफ इलेक्शन कमीशनर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, राइट। तो जैसे उसके एक सर्च कमेटी के बेसिस पे जो सिलेक्शन हो रहा है उसको आप बता सकते हैं, राइट। तो दीज योर पॉइंट्स वुड बी इंक्लूडेड इन योर आंसर राइटिंग। तो वो क्या हो जाएगा, एक बेटर आपका आंसर फॉर्म हो जाएगा। फाइन, लिख लेंगे केक का आंसर किसी भी वे में अगर आएगा तो। गुड। नाउ कम्स टू द एनजीटी। एनजीटी इज स्टैट्यूटरी बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और थ्रू द एग्जीक्यूटिव एक्शन, क्या है बताइए। Statutory. व्हाई इट इज ए स्टैट्यूटरी? Sir, under NGT Act, it was. वेरी गुड। इफ ए बॉडी इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द एनी एक्ट, कोई एक्ट से अगर आप एक्ट के बेसिस पे बनती है उसको स्टैट्यूटरी बोलते हैं, अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन या आर्टिकल के बेसिस पे बनती है उसको आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बोलते हैं। तो जिसके पास रेगुलेटरी एंड जुडिशरी पावर भी होती है हल्का सा, राइट, रूल एंड रेगुलेशन के बेसिस पे, उसको आप क्या बोलते हैं, क्वासी जुडिशियल बोलते हैं। इन द सेंस उसको सिविल एज ए फंक्शन, एज ए सिविल राइट, सिविल कोर्ट की तरह काम करता है, उसे क्वासी जुडिशियल भी बोल सकते हैं। तो ऐसा कोई सेग्रीगेशन नहीं है, कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो क्वासी जुडिशियल भी हो सकती है, राइट, कोई कंप्लीटली जुडिशियल तो नहीं हो सकती। दैट्स पावर लाइज विद द जुडिशरी इटसेल्फ। तो क्वासी है इन द सेंस इट पार्शियली वर्क एज ए जुडिशरी बॉडीज एंड स्टैट्यूटरी एक्ट के बेसिस पे, अगर उसके पास कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन के बेसिस पे पावर है, देन इट आल्सो वर्क एज द क्वासी जुडिशियल बेसिस। जैसे आपका एनजीटी हो गया, सेबी हो गया, आपका सीसीआई हो गया, कॉम्पिटेंट कमीशन ऑफ इंडिया हो गया, सेबी हो गया, राइट। दीज आर आल्सो योर क्वासी जुडिशियल
बॉडीज NHRC हो गया, राइट, बिकॉज इट आल्सो बेस्ड ऑन द नेशनल ह्यूमन राइट एक्ट के बेसिस पे, राइट। तो यहाँ तक किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, राइट। नाउ द NGT, why we are talking about the NGT, because in the current scenario there are global issues with respect to the climate change or global warming, right। on the other hand, एक तो global warming का climate change का issues है, फाइन। तो आप क्या कर रहे हैं, आप इंटरनेशनल मीट कर रहे हैं, UNFCCC में कर रहे हैं, आप क्या एम्बिशियस टारगेट भी ले रहे हैं, हमारे पास पंचामृत हमने ले लिया, राइट, और एम्बिशियस टारगेट भी हम सेट कर दिए। बट ऑन द अदर हैंड यू आर हैविंग द नियरली 12% पॉपुलेशन दैट इज पुअर, राइट। इवन यू आर अ डेवलपिंग नेशन, राइट। तो आप डेवलपिंग नेशन है और आपको क्या है, डेवलप्ड नेशन बनना है, एज मोदी जी सेड, राइट, इन 2047, राइट। तो कोई भी डेवलपिंग नेशन है तो उसको क्या है, उसको डेवलपमेंट करना है, एंड द डेवलपमेंट इज कम्स आउट मेनली बिकॉज ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज वेरी मच इंपॉर्टेंट। तो जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज होंगी, आपकी डेवलपमेंट कैरिड आउट होगा, राइट, तो क्या होगा, नो डाउट आपको एनर्जी डिमांड होगी, और रिन्यूएबल बेस्ड एनर्जी तो अभी आ जाए, मेनली क्या होता है, कोल बेस्ड है, एग्रीकल्चर से मीथेन आ रही है। तो ये डिबेट इश्यूज आ जाता है कि डेवलपमेंट वर्सेस एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, तो अब क्या हो गया कि आपने कहीं डेवलपमेंट एक्टिविटीज की और वहां पे क्या होगा, नो डाउट डिफोरेस्टेशन होगा, कटिंग ऑफ द ट्रीज होगा, राइट। या फिर कोस्टल एरिया में किया आपने तो कोस्टल इरोजन हो रहा है, वहां पे कोस्टल इरोजन होगा। या फिर आपने कोई भी फंक्शंस किए, आपने क्या सॉलिड वेस्ट है ना, वो आपने वहां पे छोड़ दिया, या फिर आपने सेग्रीगेशन नहीं किया और उनको डंपिंग नहीं किया एक वे में, राइट। या फिर आपने घर बनाया, वहां पे डेबरीज है, आपने डेबरीज छोड़ दी, वहां पे डस्ट पॉल्यूशन हो रहा है, वहां पे डिसीजेज हो रही है, हॉस्पिटल्स में सैनिटेशन से वहां पे नहीं हो रहा है, राइट। डंपिंग प्रोसेस एक रेगुलर प्रोसेस सेटअप की गई है गवर्नमेंट, आप वो फॉलो नहीं करते। तो बात ये आ जाती है कि आप डेवलपमेंट कर रहे हैं, बट अगर इफ यू आर नॉट फॉलोइंग द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, तो क्या होगा, उसमें क्लेसेस क्रिएट होंगे, राइट। क्लेसेस क्रिएट होंगे तो उसके लिए क्या है, अब ये काफी याद होने लगा, क्योंकि लोगों में क्या एनवायरमेंट के प्रति क्या होगी, कॉन्शियसनेस ज्यादा होगी। तो काफी केसेस आने स्टार्ट हो गए थे एनवायरमेंट से रिलेटेड। अब केसेस आएंगे तो कहाँ जाएंगे वो, ऑफ कोर्स केसेस आएंगे तो कहाँ जाएंगे, हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, अगर बड़े केसेस है, राइट। अब वहां पे गए, और ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन द आई थिंक लास्ट क्लास इन द लास्ट यस लास्ट टू लास्ट क्लास इन द इवनिंग, कि हमने देखा कि ऑलरेडी काफी ज्यादा पेंडेंसी ऑफ केसेस है। इवन जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है, दे आर नॉट हैविंग स्पेशलाइजेशन विद रिस्पेक्ट टू द एनवायरमेंट, इन द सेंस के जज बैठा है वहां पे, एंड देन फिर एडवोकेट कोई आर्गुमेंट कोट करेंगे, कहीं से एक लेके आएंगे अपना आर्गुमेंट, तो उसको जज को बताएंगे, देन जज फिर प्रोसीडिंग नेक्स्ट वीक कर देंगे, वो पढ़ के आएंगे फिर वहां से, राइट। बिकॉज वो ओमनीसेंट तो है नहीं, सारा आता हो उन्हें। तो उस बेसिस में क्या हो जाता है कि इन चीजों को रोकने के लिए क्या किया गवर्नमेंट ने एक एक्ट ही पास कर दिया, एक बॉडी बना दी, स्टेशनरी बॉडी ही फॉर्मेशन कर दी, राइट। तो वो क्या करेगी, उसमें जो पर्सन होंगे वो जुडिशरी के भी होंगे। जुडिशरी के क्यों होंगे, क्योंकि जुडिशरी की अंडरस्टैंडिंग किसको होगी, जजेस को ज्यादा होगी, क्योंकि अल्टीमेटली इट इज द जुडिशरी प्रोसेस है, क्योंकि लॉ वायलेट हो रहे हैं कोई ना कोई, राइट, एनवायरमेंट से रिलेटेड। देन सेकेंडली आप इसमें क्या करेंगे, अगर आपको अंडरस्टैंडिंग है एनवायरमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप क्या करेंगे, एक्सपर्टीज रखेंगे। तो आप देखिए इसमें क्या होगा, अल्टीमेटली दोनों काम हो गए, जो जुडिशरी का फंक्शन था, जो बर्डन था जुडिशरी पॉइंट ऑफ व्यू से, वो भी लोअर कर दिया आपने, जो बर्डन है वो लोअर कर दिया। ऑन द अदर हैंड, जो एनवायरमेंट में जो आपको एक्सपर्टीज चाहिए थे, दे आर आल्सो वर्किंग एज ए जज, पर वो कैसे टीम की तरह वर्क करेंगे, तो एक्सपर्टीज है वो भी आपको मिल गई। तो एक कंसेंसस हो गया दोनों लोगों का, राइट, दोनों लोगों के व्यूज आ गए, एक्सपर्टीज के भी व्यूज आ गए आपके पास, जो जुडिशियल पॉइंट ऑफ व्यू से व्यू थे वो भी आ गए। दैट्स व्हाई गवर्नमेंट हैड पास द NGT एक्ट 2010। इट इज ए judiciary statutory quasi judicial body, right। so it basically functions for the disposal of cases related to environment protection। इससे काम करती है, it is basically function for the environment protection and conservation of forest and other natural resources। ये टॉपिक डिस्कस हो चुका है क्या ऑलरेडी किसी और क्लास में, बताइए। So it has the certain environmental protection act। इस कुछ एक्ट पास किए गए थे अर्लियर, उसके डोमेन में ही ये NGT फंक्शन कर सकता है, राइट। NGT का जो डोमेन है
वो certain laws हैं that is enacted by the parliament, certain laws हैं which are enacted by the parliament, अगर उनका वायलेशन हो रहा है, right, उनका अगर वायलेशन हो रहा है, then only NGT can intervene in that, right. तो वो लॉस क्या है, यू कैन आल्सो कैसे बना दीजिएगा और उसमें आप बता सकते हैं जो शेड्यूल 1 है उसमें बेसिस में आपके एनजीटी के कुछ रूल्स हैं, लॉज हैं, उनके लिए काम कर सकते हैं. फर्स्ट इज द वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, राइट, 1974, right. Second is water prevention and control of pollution, SES Act 1974, right. Then third is Forest Conservation Act 1980s, right. Forest Conservation Act 1980s. Then Air Prevention and Control of Pollution Act 1981, right. There is Environment Protection Act 1986. अगर आपको सारे याद नहीं आ रहे तो एटलीस्ट ये Environment Protection Act, वाटर वाला, एयर वाला और फॉरेस्ट कंजर्वेशन ऑफ 1986, राइट. देन पब्लिक लायबिलिटी एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी एक्ट इन द सेंस कि अगर कोई डेवलपमेंट एक्टिविटीज करें या कोई नेचुरल कैलेमिटीज होती है तो उसमें जो अफेक्टेड पर्सन्स है तो उसको क्या मिलना चाहिए, उसको क्या कंपेंसेशन होना चाहिए, दैट इज आल्सो अंडर द पब्लिक लायबिलिटी एक्ट. एंड देन लास्टली इज द बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट 2002, right. So if any there is any violation, अगर आप अर्लियर देखेंगे, अगर यहाँ से किसी को इश्यूज आया, लो वायलेट हुआ, देन द पर्सन इज विजिटिंग द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, राइट. वहाँ पे पीआईएल फाइल कर दी जा रहा है वहाँ पे केस, इस एक्ट में हुआ, देन अलग फाइल कर रहा है. नाउ देयर इज अ सिंगल बॉडी, सिंगल स्टैट्यूटरी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी दैट विल लुक ओवर ऑल दोस लॉज. वो एक सिंगल आपने कर दिया, राइट. तो उस केसेस में क्या होगा, एडवांटेज हो जाएगा कि आपके जो डिस्पोजल ऑफ केसेस है विच आर रिलेटेड टू द एनवायरमेंट डिग्रेडेशंस है, राइट, और एनवायरमेंट प्रोटेक्शंस है, वो आपके इजीली डिस्पोज हो जाएंगे. तो व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एनजीटी, अगर पूछेगा आपसे व्हाट आर द इंपॉर्टेंस ऑफ एनजीटी, क्या क्या इंपॉर्टेंस एनजीटी के बताइए मुझे, क्या है बताइए, क्या हो. राइट, the first importance is, So it balances the development and environment conservation. very good. So it balance the environment conservation and development activities. Very good, right. And even it also help in maintaining or regulating the, right. It is crucial in regulating the environmental issues, right. Environmental issues तो ये तो आपने एक इकोनॉमिक एस्पेक्ट से बता दिया, डेवलपमेंट एस्पेक्ट से. नाउ विद रेस्पेक्ट टू द लीगल एस्पेक्ट, तो जो जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज है उनको भी ये क्या कर रहा है, एड्रेस कर रहा है, वेदर इट इज रिलेटेड फ्रॉम द वेस्ट मैनेजमेंट टू द डिफोरेस्टेशन, राइट. तो ये आपका क्या होगा, लीगल एस्पेक्ट में हो गया. एंड अलोंग विद थर्ड लीगल एस्पेक्ट इज देयर, इट आल्सो प्रोवाइडिंग द अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म, राइट. तो अर्लियर क्या हो रहा था, द पर्सन इज रीचिंग टू द हायर कोर्ट्स, और यहाँ पे क्या कर दिया उसने, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म प्रोवाइड कर रहा है, जिससे जो जुडिशरी का बर्डन है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, राइट. देन फोर्थ इज it also reduces the time period for the disposal of the cases, right. पहले क्या, अगर आप जुडिशरी के पास जा रहे हैं, ओवरबर्डन भी हो रहा है, अलोंग विद वहां पे टाइम भी ज्यादा लग रहा है, बट बिकॉज ऑफ द एक्सपर्टीज और स्पेशलाइजेशन वो क्या करते हैं, यहाँ पे डिस्पोजल केसेस है वो काफी ज्यादा फास्ट है. एज अ रिजल्ट क्या सेव होगा, आपका टाइम भी सेव हो जाएगा, एंड देन it will be the more cost effective, right. cost effective भी होगा, right. then on the other hand, the chairman और इसके जो members हैं, right, and chairman members of the NGTs are not eligible for the reappointment. उनको क्या आप reappointment नहीं कर सकते, right. तो आपको reappointment नहीं करेंगे तो क्या होगा, so they will work without any
पॉलिटिकल प्रेशर्स, तो उनके पॉलिटिकल प्रेशर्स के बेसिस के बिना भी काम करेंगे। ऑन द अदर हैंड एज वी डिस्कस्ड कि वहाँ पे जो एक्सपर्टीज है तो बेटर वे में लोग आप इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड लास्टली इट आल्सो इंश्योर दैट द एनजीटी आल्सो इंश्योर दैट द जो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है दैट इज प्रोसीड्स इफेक्टिवली। जैसे आप एनवायरमेंट में क्या होता है, जब भी कोई आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज करने जा रहे हैं तो उसमें जो क्लासिफिकेशन है कैटेगरी 1 और कैटेगरी बी, तो कैटेगरी ए में कंपलसरी हो, बी में सेकंड पार्ट में कंपलसरी है, राइट। तो उसमें जो आप डेवलपमेंट एक्टिविटीज करेंगे आप जब, तो आपको एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट करेगा कि व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ दोस डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑन द एनवायरमेंट, राइट। तो ये इंश्योर करता है कि आप जब भी कोई एक्टिविटीज लेने करने जा रहे हैं तो एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट आपका क्लियरली फॉलो हो जाए, राइट। सो और फास्टर डिस्पोजल का आप, हाँ जी कहिए। Sir, it also promotes sustainable development in a modern era. हाँ ओके, जो आपने लिखा इट बैलेंस द कंजर्वेशन ऑफ द एनवायरमेंट अलोंग विद द डेवलपमेंट, तो इसको क्या बोलते हैं आप? सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलते हैं, ये बोलते हैं ना अपन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट Yes. क्या है? यहाँ पे आप सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंट तीनों सेगमेंट को आप लेते हैं, तो आपने डेवलपमेंट भी करना है बट सोशल एंड एनवायरमेंट एस्पेक्ट भी आपको करना है, राइट। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो गया, तो आप इसको एक्सप्लेनेशन में ऐड कर सकते हैं, राइट। व्हाट आर द लिमिटेशन ऑफ एनजीटी? अगर वो ज्यादा ही क्रिटिकली हो रहे हैं तो हम भी क्रिटिकल हो जाएंगे। लिमिटेशंस क्या है, राइट। तो फर्स्ट इट वर्क्स ऑन द ग्राउंड्स ऑफ द नेचुरल जस्टिस, राइट। तो प्रोसीजर इस पे काम नहीं करते हैं, नेचुरल जस्टिस पे काम करते हैं वो। तो उसके दोनों एडवांटेज हैं, अगर आप प्रोसीजर स्टडीज बाई लॉ कर लेते हैं आप उसमें, राइट, अगर उसकी आप फिक्स कर देंगे डोमेन तो उनका जो दायरा है वो भी कम हो जाएगा। बट सेकेंडली ये अगर उनको ज्यादा डिस्क्रिशनरी पावर भी दे देंगे, राइट, तो उस बेसिस में क्या होगा कि जो एवोल्यूशन है वो भी राइटली नहीं होगा। सो देयर इज ए लैक ऑफ ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ एनजीटी हैज टू वर्क, राइट। सेकेंडली क्या, एनजीटी का जो फंक्शन है वो कैसा रिकमेंडरी इन नेचर है, रिकमेंडेटरी इन नेचर है, राइट। तो अब कोई चीज रिकमेंडेटरी होगी तो वो क्या होगी, बाइंडिंग नहीं होगी, तो उस केसेस में क्या होगा कि फिर वो कोर्ट की तरफ मूव करना पड़ेगा, राइट। थर्डली इट इज आल्सो सेड दैट कि उसमें जो एनजीटी में अपॉइंटमेंट है, जैसे जुडिशरी में आप अपॉइंटमेंट देखेंगे दैट इज कैरिड आउट बाय द कोलिजियम सिस्टम, बट विद रिस्पेक्ट टू द एनजीटी द अपॉइंटमेंट इज कैरिड आउट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो इसमें ये भी ग्राउंड्स में लिमिटेशंस बोलते हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट आल्सो इंटरफियर्स इन द फंक्शनिंग ऑफ द एनजीटी, बिकॉज वहां पे वो किस में काम कर रहे हैं, और गवर्नमेंट ही अपॉइंट कर रही है उनको। एंड द अदर पॉइंट इज दैट कि जो हम बात करते थे कि डिस्पोजल ऑफ द केसेस है वो फास्टर हो जाएगा, केसेस जल्दी से खत्म होते जाएंगे। बट होते क्या है कि एनजीटी का ऑर्डर आया एंड देन पर्सन मूव्स टू द हाई कोर्ट, राइट। एनजीटी का जो ऑर्डर है दैट कैन बी चेंज्ड विद इन द हाई कोर्ट, तो आप हाई कोर्ट में फिर चले जाते हैं, नहीं तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट में चले जाएंगे। तो अल्टीमेटली पर्पस है कि डिस्पोजल ऑफ केसेस फास्ट करना है और बर्डन ऑफ हायर जुडिशरीज को कम करना है, बट इट आल्सो इंक्रीजिंग दैट, राइट। देन देयर आर अदर प्रोविजंस आर देयर, सर्टेन अदर एक्ट्स हैं गवर्नमेंट के, उनको ये हेयर ही नहीं करता, तो इट इज नॉट इंक्लूसिव नहीं है अच्छी तरीके से। जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 है तो वो इसके डोमेन में नहीं आता है, राइट। So these are the certain drawbacks of the NGT, right? Can you write on the NGT? Wildlife Protection Act 1972 and Forest Rights Act 2006 it also does not cover it. Now you can write on the NGT also, right? Now comes to the Lokpal and Lok Ayukt, right? Now we will discuss about the Lokpal and Lok Ayukt. Lokpal at the central level and Lok Ayukt at the state level, right? Right. तो गवर्नमेंट ने एक पास किया गया था 2013 में, बिकॉज ऑफ द किस मूवमेंट के बाद हुआ था ये पास, किसी को याद है? हाँ, अन्ना हजारे मूवमेंट, राइट, अन्ना हजारे। तो आपको ये अपने क्या एग्जाम में लिखना है, आपको जैसे एथिक्स के पेपर्स में होगा तो वहाँ पे एग्जांपल पे आपको लिखना है। देयर इज ए लोकपाल एंड लोक आयुक्त एक्ट 2013, राइट। अब इसका मतलब ये नहीं है कि अगर एक्ट से पहले कोई वो नहीं था, जैसे पंचायती राज का एक्ट तो आपने पास किया था 1992 में, बट इसका मतलब ये नहीं था कि पहले पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स नहीं होते थे, तब भी पंचायती राज इंस्टीट्यूट्स होते थे, ब्रिटिश टाइम से चले आ रहे हैं। बट एक्ट का क्या पर्पज होता है, एक्ट से आपको एक स्टेचुरी बैकिंग मिल जाती है,
वो कंपलसरी हो जाता है कि फिर तो आपको करना ही करना है। बट देयर वर अर्लियर में भी काफी स्टेट लेवल पे लोक आयुक्त होते थे, राइट। अर्लियर भी स्टेट लेवल पे लोक आयुक्त होते थे, बट दैट वाज बेस्ड ऑन द डिस्क्रिशनरी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। कोई स्टेट गवर्नमेंट है, केरल है और उन्हें किया है, इवन उड़ीसा गवर्नमेंट आल्सो हैविंग द लोक आयुक्त के बिफोर एनेक्टमेंट ऑफ दिस एक्ट, राइट। तो इससे सिर्फ एक ये एडवांटेज हो गया, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि नाउ द स्टेट गवर्नमेंट हैड टू, राइट, स्टेट गवर्नमेंट हैज टू अपॉइंट द लोक आयुक्त। उनको लोक आयुक्त का एक्ट पास करना और लोक आयुक्त को अपॉइंट करना, अब उसके लिए क्या हो गया, मैंडेटरी हो गया उन लोगों के लिए, राइट। ऑन द बेसिस ऑफ इट दैट उड़ीसा इज वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट, राइट, जिसने पहले इस एक्ट के ये एक्ट पास किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने, उससे पहले भी उनके यहाँ पे लोक आयुक्त था, राइट। डू यू नो उड़ीसा गवर्नमेंट ने कब पास किया था लोकायुक्त से रिलेटेड एक्ट पहले ही? यू डोंट नो? फाइन। तो उड़ीसा गवर्नमेंट ने क्या किया था कि 1917 में ही पास कर दिया था पहले ही, राइट, जो 1983 में एनफोर्स हुआ था, राइट। तो जब इस एक्ट से बनने से पहले भी उड़ीसा में लोक आयुक्त होता था, दैट वाज बेस्ड ऑन द 1978, देन इसका एनफोर्समेंट का हुआ 1983। तो आप देखिए 13 इयर्स का पीरियड है, आपने एक्ट बनाया और उसको इम्प्लीमेंट करने में 13 इयर्स का है, बिकॉज इसका जो कवरेज है वो बहुत वाइडर है। सीएम भी है, मिनिस्टर्स हैं, सारे लोगों को ये इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं, राइट। तो इसका इतनी पावर है इसमें, और करप्शन की इतना रिजिडिटी है इसमें, इतना हार्ड प्रोविजंस है। तो मोस्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रहे थे, वो अपने आप को विड्रॉ कर रहे थे कि हम सेटअप नहीं करेंगे। एंड देयर वाज अ राइज ऑफ द करप्शन विद इन द नेशन, करप्शन भी राइज हो रहा था। देन द डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ द सोसाइटी जो एंटी करप्शन के अगेंस्ट में थे, दे कम टुगेदर। तो ये बात तो काफी टाइम से चल रही थी इसकी लोक आयुक्त एक्ट पास करने के लिए, बट एट दैट टाइम इट गेट द मोमेंटम ऑफ द एंड द सिंपैथी ऑफ द पीपल। तो वो सब लोग मिलके फिर ये पास हो गया, राइट। इस एक्ट कहता है कि सारे स्टेट गवर्नमेंट को लोक आयुक्त सेटअप करने हैं एंड लोकपाल एट द सेंट्रल लेवल। देन ऑन द बेसिस ऑफ इट उड़ीसा गवर्नमेंट आल्सो पास द उड़ीसा लोक आयुक्त एक्ट 2014, बिकॉज इसमें कहा गया था कि आप 2013 में एक पास किया गया है एट द सेंट्रल लेवल, तो स्टेट गवर्नमेंट को लोक आयुक्त कब करना है, विद इन द 1 ईयर करना है आपको। तो उड़ीसा लोक आयुक्त एक्ट 2014 वाज पास्ड, बट यू सी 14 में पास किया गया है, बट एस्टैब्लिश कब हुआ है, 2019 में, राइट। तो ये फियर है। तो ऐसे काफी केस आए हैं, जैसे आप जुडिशियल ओवररीच की बात करते हैं, जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करते हैं, तो मेनी टाइम्स जुडिशरी इंटरव्यू विद इट। जुडिशरी ने कहा कि आपने एक्ट पास कर दिया है, आपने ऑफिस तो आपने क्रिएट की नहीं है लोकायुक्त की, व्हाट इज दिस, यू आर नॉट सिंसियर टुवर्ड्स द करप्शन। तो काफी ज्यादा रिप्रिमांडेड भी किए हैं कोर्ट ने, मतलब वहाँ कई जगह पे, तो जैसे यूपी में केसेस आए थे, आई थिंक इट मे बी 4 or 5 years बिफोर, वहां पे वो लोकायुक्त की अपॉइंटमेंट नहीं कर रहे थे। एक पिंकी घोष करके, इवन जो लोकपाल में, वो भी काफी लेटली अपॉइंट किया गया उनको, आई थिंक 18 और 19 के अराउंड उनको अपॉइंट किया गया है, जबकि आपने एक्ट 13 में पास कर लिया। तो इट शोज द लेक ऑफ सिंसियरिटी ऑफ द गवर्नमेंट टुवर्ड्स और टू चेक द करप्शन, राइट। तो फिर उड़ीसा गवर्नमेंट ने एक्ट पास की 2014 में, लास्टली 2019 में क्या हुआ, बिकॉज ऑफ द जुडिशियल इंटरवीन और टू एनी अदर पर्पस, दे एस्टैब्लिश इन द 2019। देखो एक्ट पास कर लिया, ऑफिस भी तो होना चाहिए, उसके लिए मेंबर भी तो आपको अपॉइंट करने, that came into the picture 2019, और it was with most of the case states। ऐसा नहीं कि उड़ीसा का एस्पेक्ट है, मोस्ट ऑफ द स्टेट के एस्पेक्ट में था। तो द पर्पस ऑफ इट क्या है इसका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लोकायुक्त एक्ट, मेनली टू रिड्यूस द करप्शन। रिड्यूस तो कहीं नहीं कहेंगे, एलिमिनेशन ही कहेंगे लोग, तो अब एक्ट बना दिया तो एलिमिनेट द करप्शन, और करप्शन फ्री पब्लिक लाइफ, राइट। पब्लिक लाइफ से आपको क्या करना है, करप्शन को क्या करना है, खत्म करना है। स्टेचुरी बेकिंग है, इसके प्रोविजंस ज्यादा है और इसका कवरेज वाइडर है, बिकॉज यू आर हैविंग द ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वन, बट इसके जो स्टेट प्रोविजंस है वो काफी ज्यादा है। तो उसके लिए क्या होगा, अंडर विच एक्ट, ऐसा तो नहीं है कि आप कहीं से भी करप्शन उठा के ले जाएंगे, तो करप्शन के लिए ऑलरेडी कोई लीगल बेकिंग होना चाहिए। तो दे गेट्स द पावर फ्रॉम द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, राइट। जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है आपका, वहां से ये पावर क्या करते हैं, ये पावर ड्राइव करते हैं, राइट। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 है जो आपका, वहां से ये क्या करते हैं, पावर ड्राइव करते हैं। तो अंडर दिस प्रोविजन, अगर एनी गवर्नमेंट सर्वेंट और वेदर इट इज ए पोजीशन ऑफ सीएम
और मिनिस्टर अगर वो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट का प्रोविजन है उसको और वो वायलेट कर रहे हैं, देन लोकपाल हैज द पावर टू इन्वेस्टिगेट द केसेस एंड प्रोसिक्यूट इफ दे आर फाउंड गिल्टी। या फिर वो खुद से करेगा या फिर वो किसी और को ये केस ट्रांसफर कर देगा, जब कंसर्न जो भी प्रोसिक्यूटिंग विंग है उसको दे सकता है, राइट। जैसे लोकपाल है, कभी कभी वो सीबीआई को भी ट्रांसफर कर देते हैं, सीबीसी को भी ट्रांसफर कर देते हैं, कभी कभी वो खुद भी उसको प्रोसिक्यूट कर देते हैं बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट ऑफ द केसेस, राइट। इट विल प्रमोट, लोकपाल क्या प्रमोट करेगा बताइए? The लोकपाल will promote the clean governance. तो basically it is ensuring that कि public जो servant है, the public servant should uphold highest standard of integrity while performing his duties. अपनी ड्यूटी जब परफॉर्म करे तो उसने अपनी हाईएस्ट इंटीग्रिटी दिखाए, राइट। इवन इट विल एनहांस द प्रोबिटी इन गवर्नेंस, राइट। गवर्नेंस में जो प्रोबिटी है उसको क्या करेगा, ये एनहांस कर देगा। एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड कि इसमें जब किसी को एलिगेशन है, चार्जेस है, वो कौन करेगा कि करप्शन हुआ है? कॉमन पब्लिक, राइट। और नाउ यू अंडरस्टैंड कि अगर आपको लगा कि सीएम ने करप्शन किया है, then you can file the cases against even the CM, even against the minister, right? तो यहाँ पे कॉमन मैन को कितना पावर आपने दे दिया, राइट, वेरी गुड। तो अब आप कॉमन मैन को अगर आप पावर ज्यादा दे रहे हैं तो क्या करेगा? इट विल क्रिएट द अवेयरनेस among the general public to fight and non acceptance of the corruption, right? जो ट्रस्ट बिल्डिंग है वो भी बढ़ेगा आपका, राइट। दीज आर द बेसिकली एडवांटेज ऑफ द लोकपाल और लोक आयुक्त एक्ट 2013, राइट, जो उड़ीसा गवर्नमेंट ने पास किया गया है। तो मोर ऑफ द जो ऑब्जेक्ट है वो तो आपके सेम ही रहेंगे, वेदर इट इज द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट लेवल गवर्नमेंट, राइट। उसमें ऑब्जेक्टिव चेंजेस नहीं होंगे, राइट। नाउ कम्स टू द कंपोजिशन। किसी को पता है क्या कंपोजिशन है, right? So there should be a chairman, of course, chairman, right? Who will be the chair? Either it is a sitting or retired high court judge. किसके एस्पेक्ट में? ये लोक आयुक्त। हम जो भी अब डिस्कस करेंगे, याद रखिएगा हम लोक आयुक्त के केसेस में डिस्कस कर रहे हैं, बिकॉज बेसिकली वी आर प्रिपेयरिंग फॉर द ओडिशा पीएससी, राइट। तो उसके एस्पेक्ट में बात करें, इसलिए हम लोक आयुक्त की बात कर रहे हैं, जो उड़ीसा वाला लोक आयुक्त है हम उसकी बात कर रहे हैं, राइट। देन 5 मेंबर्स, चेयरमैन के साथ साथ कौन होंगे? देयर विल बी द 5 मेंबर्स, राइट। इन दिस 5 मेंबर इट इज नेसेसरी कि आउट ऑफ दिस 5 मेंबर 2 members, minimum 2 members must be judicial member, right? Judicial member क्या है? क्योंकि काम तो जुडिशरी का ही कर रहा है अल्टीमेटली, तो जुडिशरी मेंबर होना चाहिए मस्ट। सेकेंडली at least one member should be from scheduled caste, scheduled tribes or minorities or from the women sections, right? Women section। तो यहाँ पे जो पार्टिसिपेशन है वो भी तो इंक्लूसिव होना चाहिए ना, and participation should also be the inclusive। 5 member chairman along with 5 members, out of which 2 member must be the judicial member, minimum 2 members should be the judicial member, and at least 1 member should be from SC/ST community or minority communities, right? Who will appoint them? Tell me, who will appoint them? Who will appoint them? Of course, governor will appoint them, right? They will be appointed by the governor, right? They will be appointed by the governor। गवर्नर उनको अपॉइंट करेंगे, बट कैसे अपॉइंट करेंगे, किस तरीके से अपॉइंट करेंगे? देयर विल बी ए सर्च कमेटी, राइट। देयर विल बी ए सिलेक्शन कमेटी, राइट। सिलेक्शन कमेटी होगी, वो सिलेक्शन कमेटी क्या करेगी? वो अपने नाम रिकमेंडेशन करेगी। तो नाम रिकमेंडेशन करेगी, उसके बेसिस पे गवर्नर जी क्या करेंगे? उसको
अपॉइंटमेंट कर देंगे। तो हु विल बी द मेंबर ऑफ द सिलेक्शन कमेटीज? ऑफ कोर्स सीएम विल बी देयर। कोई भी सिलेक्शन कमेटी होगी, आप हमेशा याद रखो, स्टेट लेवल पर सीएम और सेंट्रल लेवल पर प्राइम मिनिस्टर इन ऑल मोस्ट ऑफ द केसेस, 99% राइट। तो फर्स्ट विल बी द सीएम, सेकंड विल बी द स्पीकर of legislative assembly, right? Then leader of opposition, because it should be the more participatory, more inclusive. And then chief justice of Odisha High Court or any other person which is nominated by him. अगर वो खुद नहीं आ रहे हैं तो किसी पर्सन का आप नॉमिनेट कर दो जो आपका व्यू वहां पे रख दे। एंड लास्ट विल बी द वन एमिनेंट जूरिस्ट, जिसको आप क्या करेंगे, जो चेयरमैन है उसके मेंबर उसको रिकमेंड करेंगे, राइट। तो एक एमिनेंट जूरिस्ट भी होगा। So these are the people who are the member of the selection committees. They will recommend the name to the governor, and on the basis of it, governor will appoint the chairman and the members, right? क्वालिफिकेशन आपको पता चल गया कि हाँ इसके केसेस में, चेयरमैन के केसेस में सिटिंग और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज होना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे आपका क्या होना चाहिए इस केसेस में, मेंबर के केसेस में, ही शुड बी द जुडिशियल मेंबर्स, राइट, वो जज ऑफ द हाई कोर्ट, फाइन। तो यहाँ पे ये क्राइटेरियाज हैं, राइट। तो क्राइटेरिया कम ही पूछेगा आपसे, राइट। देन व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ इट, राइट। तो ऑफिस होल्ड कितने तक करेंगे? जनरली जो चेयरमैन है मेंबर है 570 तक वो अपनी पोजीशन को होल्ड करेंगे, टेन्योर उनका जो होगा, राइट। नॉट टॉक्स अबाउट द फंक्शंस, राइट। फंक्शन जो एग्जामिनेशन जो पूछेगा, एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा वो बेसिकली इस डोमेन में क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट आर द जुरिसडिक्शंस एंड द फंक्शंस ऑफ द लोक आयुक्त, राइट। तो जुरिसडिक्शन क्या होगा एंड फंक्शन क्या होगा। अगर पूछेगा क्वेश्चन तो इस डोमेन में आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि एक्सप्लेन द कंपोजिशन ऑफ द लोकपाल, फंक्शनिंग और ज्यूरिडिक्शन। ज्यूरिडिक्शन उसका फंक्शनिंग हो गया, ज्यूरिडिक्शन बताएगा लो एस्पेक्ट में उसकी कितनी डोमेन है, उस डोमेन में किस तरीके से काम करेगा, वो उसका क्या हो जाएगा, ज्यूरिडिक्शन हो जाएगा, राइट। देन व्हाट इज द ज्यूरिडिक्शन? तो लोक आयुक्त हैज ज्यूरिडिक्शन टू इंक्वायरी एंड prosecute the allegation of corruption। जो भी करप्शन के एलिगेशंस हैं उसमें आप क्या कर सकता हो, इंक्वायरी भी कर सकता है और प्रोसिक्यूट भी कर सकता है। एंड वी हैव डिस्कस्ड कि इसका जो कवरेज है किस किस को कवर करेंगे। नो डाउट सीएम भी है, मिनिस्टर्स भी है, एंड मेंबर ऑफ एमएलए भी हो गया, आपके मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो गया। इवन इट कवर्स द मेंबर्स एट द लोअर लेवल इन द सेंस जो पंचायत राज इंस्टीट्यूशंस के चेयरमैन है, मेंबर ऑफ पंचायत और म्युनिसिपैलिटीज है, दे आर अंडर दिस लोक आयुक्त, राइट। तो लोक आयुक्त के अंडर में आएंगे। एंड ऑल दीज विल बी डील्स विद एज पर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988, राइट। So these are there. So for its functioning, for its jurisdiction, he has the two wings, mainly इसकी दो wings हैं, right. So you can mention about it that lok ayukt has the two wings. First is the inquiry wing, right, and second is the prosecuting wing. First is the inquiry wing, second is the prosecuting wing. Inquiry wing, it will act as a civil court. It acts as civil court. Civil court में क्या हो सकता है, किसी के पास सिविल कोर्ट में वो किसी पास बुला सकता है कि आप आइए, राइट, आपसे सवाल जवाब करना है हमें, राइट। वो सवाल जवाब कर लेगा, बिकॉज ही डील्स एज पर द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर एक्ट 1908। जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 है उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो किसी पर्सन को समन कर सकता है, उनको बोल सकता है आप आइए, हमसे आपसे क्वेश्चनिंग करनी है। देन ही कैन आल्सो आस्क फॉर द डिस्कवरी ऑफ द डॉक्यूमेंट, आप एविडेंस के लिए कलेक्ट करने के लिए बोल सकता है। And along with it, he can ask the concerned person to provide the affidavits for the documents. वो बोलेगा कि आपको अगर डॉक्यूमेंट देना है उसको एफिडेविट लगा के दीजिए। And along with it, while inquiring, he can also discover the public records. जो public records है, for example किसी ने मनी एक्सपेंडिचर किया तो वो public record मांग सकते हैं। हर किसी के पास तो एक्सेस नहीं हो सकता, because sometimes the public records having the sensitive information. But as a being of the inquiry being,
वो क्या कर सकता है, पब्लिक रिपोर्ट को भी कर सकता है। देन अगर आइडेंटिफाइड इट कि हाँ उसने कुछ उसमें इश्यूज हैं, कुछ काम किया है, देन ही कैन आल्सो प्रोसिक्यूट। तो इसके लिए उसके पास क्या है, प्रोसिक्यूटिंग विंग्स है, एंड ही कैन आल्सो सेंड दिस मैटर टू अदर जो बॉडीज है उनको भी सेंड कर सकते हैं, हाई कोर्ट को भेज सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट को भेज सकते हैं, राइट, सीआईडी को इन केस दे वांट टू सेंड इट टू द सीआईडी, राइट। तो जो प्राइमरी फंक्शंस होगा, जो इंक्वायरी विंग होगा, और इंक्वायरी विंग विल एक्ट एज ए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। तो किसके बेसिस पे काम करेगी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की तरह काम करेगी। इट विल आल्सो हैविंग द सर्च एंड सीजर, राइट। किसी में घर में जाके सर्च भी कर सकती है, सीज भी कर सकती है उसके डॉक्यूमेंट्स को। सो फॉर द प्रोसिक्यूशन ऑफ द पर्पस द एक्ट अलाउज टू सेटअप ऑफ द एक्ट अलाउज फॉर द सेटिंग ऑफ द स्पेशल कोर्ट्स। स्पेशल कोर्ट इसलिए कहते हैं कि जिससे आपका जो डिलीवरी है जस्टिस की वो कैसे हो फास्ट हो जाए। तो देन दिस लोक आयुक्त केस आल्सो प्रोवाइड्स फॉर द स्पेशल कोर्ट्स, राइट। स्पेशल कोर्ट्स में क्या होगी, आपकी जो प्रोसीजर है वो फास्टली हो जाएगी, राइट। अलोंग विद इट तो लोक आयुक्त एक्ट प्रोवाइड्स द लीगल असिस्टेंस, राइट, लीगल असिस्टेंस टू एवरी पर्सन against whom complaint is being made, complaint has been made। आप इसमें देखोगे तो इसमें कौन आ रहा है, लोक आयुक्त में सारे तो गवर्नमेंट सर्वेंट ही है ना, या पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, दैट इज सीएम, मिनिस्टर्स है आपका, और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, एंड द लोअर लेवल म्युनिसिपैलिटीज चेयरमैन है, या फिर मेंबर ऑफ द वो क्या सारे these persons और या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट है, दे आर होल्डिंग ए पब्लिक ऑफिस। जब आप पब्लिक ऑफिस होल्ड कर रहे हैं तो दैट्स व्हाई इट हैविंग द प्रोविजन कि उसको लोक आयुक्त एक लीगल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करेगा। नो डाउट ये इश्यूज भी क्रिएट करेगा, राइट, राइट। so these are the basically functions of the लोक आयुक्त। आप इसको किससे कमेंट कोरिलेट कर सकते हैं कि इन सच ए वे द लोक आयुक्त विल प्रमोट द प्रोबेटी इन द गवर्नमेंट अलोंग विथ इंश्योरिंग ए करप्शन फ्री सोसाइटी, राइट। तो आप लोक आयुक्त का काम कर लेंगे, लिख लेंगे आंसर, यस और नो? Yes, sir. फाइन, वेरी गुड, राइट। तो ये उड़ीसा वाला उड़ीसा में अलाउ होगा, राइट। नाउ द नेक्स्ट इज अवर स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, राइट। So what is the state human rights commission, what is functions, or under which act it has been established? तो किस एक्ट के बेसिस पे बने हैं ये, किसी को याद है तो बताओ मुझे। There is a protection of human right act, right? There is a protection of human right act 1993, right? So it basically provides for three things, it basically provides for the three things। क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है बताइए। फर्स्ट, it provides for setup of the national human right commission, right? Then secondly, it provides for the state human right commission, then also provides for the courts, special courts for the which are dealing with the violation of the human rights। तो ये तीन चीजों को प्रोवाइड करता है बेसिकली, फाइन। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि क्या फंक्शंस हैं और कौन किस तरीके से उनका अपॉइंटमेंट होता है, राइट। सो स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन डील विद, किसके लिए डील्स करेगा, जो स्टेट सब्जेक्ट्स हैं, अंडर द शेड्यूल 7 एंड कॉन्करेंट लिस्ट में जो सब्जेक्ट है, अगर उनके एस्पेक्ट में कोई भी ह्यूमन राइट का वायलेशंस है, राइट, इफ देयर इज एनी वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट respect to the schedule under the schedule 7 state list or concurrent list है, then it is subject to be inquired by the state human right commission। now we'll discuss about the composition। क्या क्या composition है उसका, it having the chairman and 2 members। हमेशा याद रखिए कि एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन पूरा किस डायमेंशन में पूछ रहा है, अगर वो आपसे कंपोजिशन के बारे में डिस्कस ही नहीं कर रहा है
then simply just write composition, one chairman and two members, that is more than enough. फिर आप उसकी क्वालिफिकेशन मत लिखिए जब तक वो आपसे स्ट्रिक्टली नहीं पूछ रहा है, जब तक वो आपसे स्ट्रिक्टली नहीं पूछ रहा है, या फिर आपको अगर फिगर याद नहीं है तो ये आप स्किप भी कर दो, इट इज नॉट इम्पोर्टेंट। बट जब तक वो आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा है कि व्हाट इज द कंपोजिशन, उसने टर्म मेंशन किया क्वेश्चन में, देन यू राइट दोस थिंग्स, चेयरमैन 2% क्या क्वालिफिकेशन है। अगर वो आपसे मेंशन नहीं कर रहा है, देन जस्ट सिंपली राइट कंपोजिशन, चेयरमैन एंड 2 मेंबर। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा है कि चेयरमैन और 2 मेंबर्स हैं, तो आप मत लिखिए, कोई एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलेगा आपको, राइट, कि आपका मार्क्स कट कर लेगा। बट आप लिख देंगे तो बट इट लीड्स टू ए गुड इंप्रेशन कि हाँ स्टूडेंट जो आया वो अच्छे से याद करके आया, बस। बट कोई डरने वाली बात नहीं है अगर आप भूल भी जाए तो, राइट, जब तक वो आपसे स्पेसिफिकली पूछ रहा, राइट। देन who will be the member, then member should be the chairman है, राइट, चेयरपर्सन है, राइट। नाउ फेमिनिस्ट का टाइम है, सॉरी फॉर इट, इट इज द चेयरपर्सन नॉट द चेयरमैन, राइट। तो यहाँ पे मैन का भी बोलते हैं कि व्हाई इट कैन नॉट बी फीमेल, तो नाउ द टर्म चेयरपर्सन इज बी यूज्ड। चेयरपर्सन कौन हो सकता है? रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और द जज ऑफ हाई कोर्ट, राइट। तो रिसेंटली एक अमेंडमेंट किया गया था, उसके बेसिस पे अब जज ऑफ द हाई कोर्ट्स भी हैं, वो भी अलाउड हो गए हैं। बट अर्लियर क्या होता था, जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस होते थे वही अलाउड होते थे, बट नाउ द सिटिंग चीफ जस्टिस, राइट, इवन द हाई कोर्ट के जो जज हैं वो भी अपॉइंट हो सकते हैं उसमें, राइट, जो रिटायर्ड हो चुके हैं, फाइन। नेक्स्ट इज मेंबर्स। मेंबर्स की क्वालिफिकेशन है, इट इज द सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में है अगर आपको 7 ईयर का एक्सपीरियंस है, देन यू आर आल्सो एलिजिबल फॉर इट, राइट। दीज आर द कंपोजिशन एंड देन अपॉइंटमेंट, who appoint them। अपॉइंटमेंट क्या होता है कि दिस चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द ऑफ कोर्स स्टेट लेवल पे मोस्ट ऑफ द केसेस में गवर्नर ही अपॉइंट करते हैं, अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। एंड कमेटी जो होती है, जो सिलेक्शन कमेटी है, जो नेम रिकमेंडेशन करती है, ऑफ कोर्स इट विल बी द सीएम, देन स्पीकर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, देन स्टेट होम मिनिस्टर, एंड देन लीडर ऑफ अपोजिशन। बिना लीडर ऑफ अपोजिशन के काम ही नहीं होता, ये तो आप हमेशा याद रखो। अगर कोई लार्ज कमेटी है, कोई भी सिलेक्शन कमेटी है, देन दीज मेंबर्स शुड बी देयर, सीएम, स्पीकर ऑफ लोकसभा एंड लीडर ऑफ अपोजिशन। राज्यसभा का किस लिए देते हैं? क्योंकि जो स्पीकर ऑफ लोकसभा है, इट आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल, तो पीपल का भी एक वाइडर पर्सपेक्टिव में हो जाता है। सेम इज होल्डिंग द गवर्नमेंट, लीडर ऑफ अपोजिशन इज आल्सो अपहोल्डिंग द अकाउंटेबिलिटी। तो ये सारे मेंबर अगर आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द मेंबर्स फ्रॉम द लोकसभा ओनली, राइट। नाउ कम्स टू द टेन्योर। टेन्योर क्या होता है इनका? टेन्योर इज 370, either 3 year or 70 years, which is earlier, whichever is earlier. Now the most important thing is the functions of the state human right commission। फंक्शन क्या है? अगर वो एग्जाम क्वेश्चन पूछेगा तो आपसे पूछेगा फंक्शन से, राइट, और लिमिटेशंस, यहाँ से क्वेश्चन आएगा आपका। क्या क्या फंक्शन है वो बताइए मुझे, अगर आएगा तो। क्या फंक्शन है बताइए। Inquiry into any violation of human rights। वेरी गुड। तो जब देखो कभी कभी क्या आप टर्म्स ही ब्रेक कर दो, उसका नाम ही स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन है, तो उसको ह्यूमन राइट कमीशन को क्या करना है? एक तो प्रोटेक्शन करना है ह्यूमन राइट को, कहीं पे वायलेशन हो रहा है तो। दूसरा क्या, लोगों को अवेयर करना है। ये तो काम सबको ही पता चल जाएगा। क्या है कंट्रोल, ऑडिट एंड जनरल कंट्रोल तो नहीं करता, ऑडिट करता है। अब तो आप बोल दो ही ऑडिट्स द अकाउंट ऑफ द गवर्नमेंट बट मेंटेन द फाइनेंशियल अकाउंटेबिलिटीज। तो आप क्या है ना, कभी कभी जो बॉडीज हैं, इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन, इट कंडक्ट द इलेक्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। कुछ भी नहीं आ रहा तो कुछ तो बोल दो, आप कुछ तो लिख के आ जाओ उसको ब्रेक डाउन करके, देन उसके पेरिफेरी में आप चीजों को थिंक कर लो। अगर आपने नहीं भी पढ़ा है और आप अगर उस आइडिया के बेसिस पे हैं कि इसका ये काम होता है, योर 70 to 80% आंसर विल बी राइट। बट आपके पास आर्ग्यूमेंट को जस्टिफाई करने के लिए सब्सटेंटिव एग्जांपल्स नहीं होंगे अगर आपने बना के लिखा है तो वहां पे। तो इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क, राइट। तो एज हिमांशु सेड दैट इट इंक्वायरीज into any violation of human right. Even it also consider that if there is any negligence in prevention of such human right, prevention of such violation of human right by public servant, right,
हमने कल डिस्कस किया था जो सिविल प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 एंड एट्रोसिटी अगेंस्ट द एससी/एसटी कम्युनिटी 1988 है। अगर पब्लिक सर्वेंट को कोई केस पता उसके पास जा रहा है और स्टिल ही और सी इज नॉट फाइलिंग द एफआईआर, देन इट इज आल्सो पनिशेबल ऑफेंस। सेम विद दिस केस। क्या पहले तो क्या करेगा, इंक्वायरी करेंगे वहां पे वो कि कहीं पे ह्यूमन राइट का वायलेशन है। इवन इन केस ए पब्लिक सर्वेंट इज नॉट नोटिसिंग द वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट, देन दिस ऑर्गेनाइजेशन कैन टेक द एक्शन अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर पर्सन। आइदर कैसे कर सकते हैं, या आइदर सुमोटो भी आप ले सकते हैं एक्शन, मतलब आपके पास खबर आई, आप सीधा खुद से इंक्वायरी कर लो उसकी, राइट। इट एक्ट एज ए सिविल कोर्ट, आप वो कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको खुद से नहीं करना है, देन you can file a petition in the court, right? तो आप कोर्ट में petition भी फाइल कर सकते हैं, right? What is the other function? Please tell me. Sir, visit jails to review the condition of the in. Fine. So it also consider the prison reforms. Right? प्रिजन रिफॉर्म, जैसे हमने डिस्कस किया था कि मोर देन 70% तो हमारे प्रिजन में क्या अंडर ट्रायल है, और अंडर ट्रायल के अलावा भी काफी पीआईएल फाइल की गई थी। तो उसमें बताया गया था कि जो सोल्जर्स, जो प्रिजनर्स हैं, उनकी जो कंडीशंस है, इट इज क्वाइट मिजरेबल। फूड है वो क्वालिटी अच्छा नहीं है, जो रेयर है वहाँ पे हाइजीन्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, ओवर क्राउडिंग्स है, राइट, अंडर ट्रायल्स है। तो फॉर इन ऑर्डर टू ब्रिंग द रिफॉर्म इट, बिकॉज अगर आपको अच्छा खाना नहीं मिल रहा, अच्छा रहना नहीं मिल रहा, नो डाउट प्रिजन इज बेसिकली फॉर टू ब्रिंग द रिफॉर्म इन दैट पर्टिकुलर पर्सन। प्रिजन का मतलब किसी को मारना पीटना नहीं है ना। प्रिजन आप किसको क्यों पनिशमेंट कर रहे हैं, उसको आप रिफॉर्म करना चाहते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस में, कुछ रेयर टू रेयर केसेस तो आप उनको डेथ पनिशमेंट दे देते हैं। तो अल्टीमेटली आपका क्या पर्पज है प्रिजन का? प्रिजन रिफॉर्म करना है, उस पर्सन को रिफॉर्म करना है। पर आपके रिफॉर्म ना होते वहां पे इतनी सीवियर कंडीशंस है, तो वो क्या होता है, रिफॉर्म ना होते और उनका इश्यूज क्रिएट हो जाते हैं उनको। That's why this Human Rights Commission also act for the bringing the prison reform. As he said, it also intervene in any proceedings. Sorry, it also intervene to look into the living condition of prisoners, right? Living conditions of prisoners, and suggest necessary reforms. तो जो रिफॉर्म्स है वो भी वो सजेस्ट करता है। तो वो क्या करेगा, वो जेल में विजिट करेगा, जो भी डिटेनियर्स हैं वहाँ पे, जो भी प्रिजनर्स हैं, उनकी लिविंग कंडीशंस को देखेगा, एंड जो नेसेसरी रिफॉर्म है या रिकमेंडेशंस है वो क्या करेगा, पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट को वो रिकमेंड कर देगा, राइट। थर्ड, व्हाट इज अदर फंक्शन? Sir, review the constitutional safeguards and suggest any changes if necessary. ओके, तो जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल बेकिंग है फॉर किसके लिए? ह्यूमन राइट्स के लिए। जो कॉन्स्टिट्यूशन में राइट है या फिर पार्लियामेंट ने जो भी लॉज क्रिएट किए हैं, तो इट विल लुक इनटू दैट कि वेदर दीज कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल राइट्स आर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड और नॉट, राइट। अगर वो इम्प्लीमेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तो उनके बेस, और ही विल मेक इंश्योर दैट दीज राइट्स आर इफेक्टिवली इम्प्लीमेंटेड। अगर उसमें कोई चेंजेस की जरूरत है, देन दैट ऑर्गेनाइजेशन विल रिकमेंड द necessary advisory to the state government, तो उसको भी वो देगा, right? Then what else? Right? It also look Sir, into the research and क्या कह रहे हो आप? research and Okay. study It- international guidelines and make suggest government to make laws according to that. It also carry out the research in the human rights, right? जो ह्यूमन राइट्स के फील्ड में जितनी भी रिसर्च है उसको कैरी आउट करता है, बिकॉज यू नो दैट ह्यूमन राइट्स आर नॉट ए स्टैटिक सब्जेक्ट, राइट। यूनिवर्सल तो है, वो स्टैटिक नहीं, वो डायनेमिक है। जैसे अभी आपको पता है कि राइट टू प्राइवेसी इवॉल्व हो गया। अब इंटरनेट का पेनिट्रेशन का टाइम आया, वहाँ पे डिजिटाइजेशन का टाइम आएगा, तो आप राइट टू प्राइवेसी की बात शुरू कर देंगे। राइट टू मेरी आ गया आपका, फिर फाइन, राइट टू मेरी आ गया। करेंटली द माइग्रेशन इज वेरी, तो जो राइट टू असाइलम है, जो यूरोपियन नेशंस में 4 से 5 साल पहले जो असाइलम के इश्यूज आ रहे थे, माइग्रेटरी थे बिकॉज ऑफ एनी इश्यूज बाय द क्लाइमेट चेंज और एनी डिजास्टर्स, राइट, ऑफ वॉर्स,
तो अब क्या माइग्रेशन के भी राइट स्टार्ट किया, आप बात करना शुरू कर दिया आपने कि राइट टू द माइग्रेटरीज, तो उसमें जो माइग्रेटरी पर्सन है दे तो असाइलम का राइट्स उनका आ गया। तो जो आपके ह्यूमन राइट्स है दे आर नॉट द स्टैटिक थिंग्स रादर देन दे आर द इवॉल्विंग थिंग्स, दे कैरिड आउट द और प्रमोट द रिसर्च इन द फील्ड ऑफ ह्यूमन राइट, राइट। क्या इश्यूज है इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, क्या नेसेसरी चेंजेस आने चाहिए। नो डाउट अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है it will look into the awareing the people about the right, about the right। तो क्या करेगा, जो लोग हैं पीपल है उनको भी वो क्या करेगा, अवेयर करेगा कि ये आपके फंडामेंटल राइट है, एंड आल्सो विल टेल हिम कि व्हाट द नेसेसरी सेफगार्ड्स आर गिवन टू यू फॉर ह्यूमन राइट्स, राइट। along with it it also encourages the NGOs, right। तो क्या करता है, जो नॉन NGO है उनको भी क्या वो एनकरेज करता है जो ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन में नेसेसरी रोल्स प्ले करते हैं, फाइन। सो दीज आर द बेसिकली फंक्शन ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। एज यू नो दैट कि देखो अगर आप ये देखोगे रिसर्च इन द ह्यूमन राइट एंड लीगल बेकिंग सुमोटो प्रोजेक्शन, जितने भी आपको वल्नरेबल सेक्शन वाले आपको मिलेंगे, राइट। ह्यूमन राइट क्या हो गया आपका, वाइड एरिया हो गया, इसमें सारे लोग आ जाएंगे, जनरल पब्लिक भी आ गई, वल्नरेबल वीकर सेक्शंस भी आ गया। और यही आपके मोर और लेस सेम चीज है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट में आ जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स में आ जाएगा, नेशनल कमीशन फॉर द अदर बैकवर्ड क्लासेस में आ जाएगा। तो ये सेम ही चीज रहेगा, बस थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाएगा, राइट। इसलिए आप देखेंगे तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के जो मोस्ट ऑफ द फंक्शन है दे आर सेम एज विद द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स, बस वहां पे नेम चेंज होगा शेड्यूल ट्राइब्स, बट शेड्यूल ट्राइब्स के लिए और अदर फंक्शंस है बिकॉज दे आर बेस्ड ऑन द फॉरेस्ट, तो वो आपके क्या हो जाते हैं, वो एडिशंस हो जाते हैं। दीज आर द स्मार्ट थिंग। आप अगर बुकिस के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करोगे तो इश्यूज आ जाएंगे, अरे ये पॉइंट्स याद करना मुझे, बट आप एक लॉजिकल ग्राउंड्स पे देखोगे कि ह्यूमन राइट सब चीज है आपका, राइट। ये आपका ह्यूमन राइट है, सबसे बड़ी चीज होगी, राइट, राइट। ये आपका क्या हो गया, ह्यूमन राइट हो गया। दीज आर राइट्स आर गिवन टू यू बीइंग द ह्यूमन बीइंग। अब इसके अंदर आपके आ जाएंगे लोग फंडामेंटल राइट देना, फंडामेंटल राइट दे दो, फंडामेंटल राइट के साथ अब राइट, अब ये फंडामेंटल राइट आ गया आपका, राइट। फंडामेंटल राइट हो गया आपका। फंडामेंटल राइट में आपका शुड ओबीसी कम्युनिटी को दे दो, तो ओबीसी कम्युनिटी इज लेस बैकवर्ड इन द स्फीयर ऑफ द सोशो इकोनॉमिक एस्पेक्ट, राइट। तो ओबीसी कम्युनिटी को क्या फंडामेंटल राइट तो होंगे सारे, कुछ अलग एक्स्ट्रा राइट्स भी होंगे, राइट, जैसे रिजर्वेशन हो गया। देन कम्स टू द राइट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट, राइट, उनको हो गया थोड़ा वो ज्यादा डिप्रिवेशन होंगे, तो उनके अगर वाइडर पर्सपेक्टिव मिलेंगे तो शेड्यूल टाइप कम्युनिटी के ज्यादा वाइडर पर्सपेक्टिव में राइट्स हो जाएंगे। तो लॉजिकल फ्लो होना चाहिए आपके आंसर में, एक लॉजिक फ्लो होगा एंड अंडरस्टैंडिंग होगी, तो यू कैन रिमेंबर दोस थिंग फॉर द लॉन्गर ड्यूरेशन, राइट। आपको फिर वो बुकिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं करना पड़ेगा, राइट। नाउ कम्स टू द पावर ऑफ द कमीशंस, राइट, बिकॉज फंक्शन विदाउट द पावर आर यूजलेस पावर ऑफ कमीशंस, राइट। कमीशन इज as we discussed he has the power of a civil court। सिविल कोर्ट में क्या हो सकता है, आप इंक्वायरी कर लो, सुमोटो ले लो या फिर किसी और को रिकमेंडेशन कर दो। अगर आप खुद इंक्वायरी कर रहे हैं देन यू कैन नॉट पनिश दैट पर्सन, बट इंक्वायरी में आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ ठीक है इसने ये वायलेशन किया है, इन द बेसिस ऑन द इंक्वायरी ही कैन रिकमेंड टू द जो भी विंग है, चाहे जुडिशरी को भेजना है या फिर डिपार्टमेंट को भेजना है, वहां पे वो क्या कर देगा, भेज देगा। बट इश्यूज क्या है इसमें, लिमिटेशंस क्या है, अगर वो लिमिटेशन पूछे क्रिटिकल एवोल्यूशन के लिए then you have to write it that the commission can look into the cases which are up to the 1 year, right। और कोई केस है जिसका अकरेंस है विद इन 1 ईयर के ड्यूरेशन में, कोई मैटर का जो अकरेंस है वो विद इन 1 ईयर के ड्यूरेशन में, then only you can reach to the नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। तो उसमें और इंटरव्यू कर सकते हैं, अगर वो टाइम पीरियड ज्यादा हो गया, अगर 1 साल से ज्यादा हो गया, then you cannot reach to the State Human Rights Commission. The second thing is that he has very limited role with respect to the violation of human rights by the armed forces, because armed forces को भी special right दिए गए हैं, अस्पा दिया गया है, even he or she जो armed forces में if there is a single chances है कि he can or she can lose his life, तो उस केसेस में उनको क्या एक्स्ट्रा दिए गए हैं। बट समटाइम देयर इज अ वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, राइट, इट इज अ क्वाइट एब्यूज के अगर किसी को आप राइट्स दे रहे हैं तो वायलेशन भी हो सकता है उसका। इन दैट सिनेरियो द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन और नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन हैविंग द वेरी लिमिटेड रोल्स, राइट। तो उनके क्या लिमिटेड रोल्स होते हैं, तो क्या करेंगे, सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको रिकमेंडेशंस भेजेंगे, द सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर सुमोटो है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है,
इंक्वायरी कमेटी होता है, कोर्ट मार्शल होता है उस केस में, राइट। तो जो आर्मी का भी वायलेशन होता है, देन दे सेट अप देयर ओन इंक्वायरी कमेटी एंड ऑन द बेसिस ऑफ इट दैट पर्टिकुलर ऑफिसर या सोल्जर इज पनिश्ड अकॉर्डिंगली, राइट। और उसमें मिलता है, राइट। जो कमीशन क्या करेगा, केवल कंपनसेशन बोल सकता है कि अगर डैमेज हो गया तो कंपनसेशन है, मॉनिटरी है, बट कोई पनिशमेंट इसको राइट नहीं है कमीशन को, फाइन। तो ये आपको लिमिटेशन में आप लिख देंगे और पावर के एस्पेक्ट में लिख देंगे कि इट हैज द पावर लाइक ए सिविल कोड। तो सिविल कोड के एस्पेक्ट में जो हमने पावर बेसिक लोकपाल लोकायुक्त ने की थी, वो सेम पावर इसके पास रहेगी, राइट। कहीं भी सिविल राइट्स सिविल कोड की बात करें, वो सेम पावर रहती है सब जगह, राइट, क्योंकि सिविल कोड है तो सिविल कोड है। नाउ रिपोर्ट, तो रिपोर्ट किसको सेंड करेंगे ये साहब बताइए। स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन विल सेंड रिपोर्ट टू द, किसको रिपोर्ट करेंगे? So governor. ओके, सो इट विल सेंड रिपोर्ट टू द स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। किसको रिपोर्ट सेंड करते हैं? स्टेट गवर्नमेंट को रिपोर्ट करते हैं, एंड देन स्टेट गवर्नमेंट विल लेट डाउन दिस रिपोर्ट टू द स्टेट लेजिस्लेचर, राइट। तो स्टेट लेजिस्लेचर को करेंगे, एंड यहाँ पे मैटर डिस्कस होगा कि कौन से रिकमेंडेशंस थे वो हमने एक्सेप्ट किए और कौन से रिकमेंडेशन है जो हमने एक्सेप्ट नहीं किए, और ही विल आल्सो, द गवर्नमेंट विल आल्सो let down the reason for non acceptance of the recommendation of the commission, right? So these things you have to do it. Now comes to the human rights. I think someone has asked this question कि sir human right हम discuss करेंगे human right, right? The human rights क्या है कि the rights which are given to an individual by virtue of a human being, right? Human हो गया, right हो गया, animal rights है, same is with the animal rights, किसी को animal होने का जो rights हो animal rights है, those rights which are given to an individual being by virtue of being a human being, that are known as the human rights, so that the human dignity is not compromised. Human dignity को क्या करना है आपको? uphold करने हैं। तो these are rights inherent to all the human being. No doubt in case अगर आप कुछ you are not behaving like a human, then you are not subject to the human rights, right? अगर आप ह्यूमन की तरह काम नहीं कर रहे, इन द सेंस ह्यूमन क्या है, आप राइट्स को एंजॉय कर रहे हैं, दूसरे का भी प्रोटेक्शन कर रहे हैं। अगर आप वायलेंस शुरू कर दिए तो यू आर नॉट ट्रीटिंग लाइक ए ह्यूमन, रादर देन यू आर ट्रीटिंग लाइक एनी अदर पर्सन। तो फिर क्या होगा, आपका जो ह्यूमन राइट है, राइट टू फ्रीडम है, राइट टू फ्री मूवमेंट, वो क्या कर देंगे? रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, चलो भाई जेल में, वो वाला हो जाएगा, राइट। सो दीज आर द राइट्स बीइंग गिवन फॉर बीइंग बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग द ह्यूमन, so that his dignity is being upheld, right? Now what are the different human rights, right? तो सिविल डायमेंशन में आपको ह्यूमन राइट मिल जाएंगे, then political rights, there are certain political rights are there, right? Then there are certain rights with respect to the economic dimension and social and cultural rights में जो भी आप सोच सकते हो राइट्स फॉर द ह्यूमन बीइंग, वो सारे राइट्स आ जाएंगे। तो ठीक है, उसमें कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, जितने ये फंडामेंटल राइट है आप सारे लिख दो, उसमें कोई इशू नहीं है। राइट टू लाइफ है, फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर एंड क्रूअल ह्यूमन बीइंग है, राइट अगेंस्ट द स्लेवरी है, सर्विट्यूड है, फोर्स लेबर है, राइट टू लाइबिलिटी सिक्योरिटी ऑफ पर्सन है, राइट टू फेयर ट्रायल, राइट टू मूवमेंट, राइट टू हेल्थ एजुकेशन, सेल्फ डिटर्मिनेशन, राइट टू मैरी एंड फाउंड ए फैमिली, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन असेंबली, जितने भी राइट्स हैं आपके विच आर नेसेसरी फॉर ए ह्यूमन बीइंग, वो सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, राइट। जो भी आपके दिमाग में आए, कुछ नहीं आ रहा, फंडामेंटल राइट लिख दो आप, राइट, बस आर्टिकल मत लिखना, फाइन। ये आपका इस तरीके से हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व आपका, फाइन। बस डेफिनेशन लिख देना, उतना ही काम हो जाएगा, उसके बाद जो लिखना है मन करे वो लिख देना। यूनाइटेड नेशन डिक्लेरेशन ऑफ द ह्यूमन राइट करके पास किया गया था, उसके बेसिस पे दिस राइट वर कोडिफाइड। और इन केस वन क्वेश्चन एग्जामिनर कैन फ्रेम, यहाँ तो नहीं बनाएगा, वो एथिक्स में बना सकते हैं, राइट, वेदर दीज ह्यूमन राइट्स आर यूनिवर्सल और रिलेटिव, राइट, यूनिवर्सल और रिलेटिव ऐसे कुछ बना सकता है क्वेश्चन, राइट। तो यूनिवर्सल का होगा सभी, और रिलेटिव भी हो जाते हैं, रिलेटिव भी होते हैं, कुछ यूनिवर्सल भी होते हैं, राइट। तो कुछ ह्यूमन राइट्स के वेरी करते रहते हैं बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द सोसाइटी, राइट। बिकॉज एथिक्स है वो क्या करती है, सोसाइटी के बेसिस पे वेरी कर जाती है, राइट। मोरलिटी इज इंडिविजुअल एंड एथिक्स इज बेस्ड ऑन द सोसाइटी, राइट। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी मच इंपॉर्टेंट टॉपिक इज नीति आयोग। तो आपने नीति आयोग पढ़ लिया या फिर इसको स्किप कर दें, बताओ। ये तो बता दो कि इस्टेब्लिश कब हुआ था, ये तो पता होगा आपको।
when the Niti Aayog was set up? The 2014. Okay, 2015 में, right? It was established in 2015. किसको रिप्लेस करके हुआ था ये? Planning Commission. Okay, Planning Commission हुआ था, right? So the Niti Aayog was established in 2015 by replacing the Planning Commission, and it was known as the Premier Policies. और ये इसको क्या नाम दे दिया? It is the think tank of Government of India. Think tank क्या होता है? एक टैंक में लोग आके बैठ जाते हैं और थिंक करते हैं, राइट? तो थिंक टैंक हो जाता है इन द सेंस एक तरीके से ये एडवांस फॉर्म में होगा जो रिसर्च एंड वर्किंग करेगा, जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज है उसको कैसे इफेक्टिव वे में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं आप उसको. सो इट वर्क एज ए थिंक टैंक. सो इट विल डिजाइन, इट विल हेल्प इन डिजाइन strategic and long-term policies and program of government of India, right? And along with the state government को भी recommendation देगा. So it is a statutory body और executive bodies क्या है? क्या है बताइए? Right? It is neither a statutory body or neither a constitutional body. अगर याद भी नहीं आ रहा तो सिंपल लॉजिक से पता कर लो. कोई एक्ट है नहीं इसके लिए कि नीति आयोग एक्ट हो, कोई नहीं है, आर्टिकल कोई नहीं है, तो ये कैसे सेटअप की गई? बाय द एग्जीक्यूटिव एक्शंस. दिस इज सेटअप बाय द executive action of the government of India, right? इसके basically functions क्या है, right? It has the basically 4 functions. ये आपको जरूर लिखना है. It has the basically 4 functions. अगर आपको ये 4 याद है देन आप उससे एक्सपेंशन कर दीजिए अपने हिसाब से जो आपको अच्छा लगेगा, right? The first is policy and program frameworks. Policies and प्रोग्राम फ्रेमवर्क. पॉलिसीज बनाएगा, प्रोग्राम भी फ्रेमवर्क करना है इनको. सेकेंडली कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, राइट? बट हम इसमें और क्या लिख सकते हैं? कोऑपरेटिव, प्रमोटिंग द कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म, राइट? हम थोड़ा नेक्स्ट स्टेप मूव कर जाएंगे. कॉम्पिटिटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. थर्ड इज मॉनिटरिंग and revolution. And fourth is think tank and knowledge innovation hub, right? अब देखो, अब इसको आप अगर आपको ये 4 पॉइंट याद है, राइट? मैं आपको अगर 4 पॉइंट याद करके जाना आप हमेशा, और आप सारा आंसर आप लिख सकते हैं. स्मार्ट वर्क कैसे किया जाता है मैं बताता हूँ आपको. पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क्स. पॉलिसीज प्रोग्राम फ्रेमवर्क्स इन द सेंस कि गवर्नमेंट की जो एग्जिस्टिंग स्कीम्स है भी, राइट? जैसे पोषण अभियान है फॉर एग्जांपल, उससे पहले और कोई प्रोग्राम था, तो उसमें क्या नेसेसरी रिफॉर्म करना चाहिए, उसमें क्या इश्यूज आ रहे हैं, राइट? तो उसमें आप क्या चेंजेस ला सकते हैं, या फिर क्या गवर्नमेंट की नेक्स्ट स्ट्रेटजी होना चाहिए. जैसे स्ट्रेटजी फ्रेमवर्क 75 नीति आयोग का, एग्रीकल्चर में क्या रिफॉर्म्स आनी चाहिए, तो उस बेसिस पर रिसर्च वर्क करके गवर्नमेंट को बताएगा कि क्या पॉलिसी और फ्रेमवर्क्स होने चाहिए गवर्नमेंट के बेस्ड ऑन द टाइम एंड सिचुएशन और नीड ऑफ द आवर, राइट? सेकेंडली कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म. तो ये आप देखेंगे तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों आके अपने व्यूज को करें. तो जो डेवलपमेंट होगा, जो व्यूज होगा, वो कैसे होगा? इंटीग्रेटेड होंगे. तो जो आपका प्लान भी होगा वो कैसे होगा? टॉप टू बॉटम होगा या बॉटम टू टॉप होगा, राइट? तो प्लान भी आपको कैसा होगा? इंटीग्रेटेड होगा. दैट विल बी बॉटम टू टॉप. अगर केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई प्लान बनाया और वो स्टेट को बोल रहा है कि यू इम्प्लीमेंट दोस प्लान, तो इफेक्टिवली इम्प्लीमेंट नहीं होगा. पर जब आप कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की आप बात करेंगे, तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में क्या करेंगे? जो नीति आयोग ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करेगा जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट है, दोनों कम टुगेदर आएंगे. दे विल डिबेट एंड डिस्कशन. यहाँ पे इश्यूज है वो भी आप शॉर्ट आउट करेंगे, और एक कॉमन प्लान और एजेंडा क्या होना चाहिए फॉर द डेवलपमेंट एक्टिविटीज, वो भी सेटअप कर लेंगे. देन मॉनिटरिंग एवोल्यूशंस. जब आप पॉलिसी एंड प्रोग्राम फ्रेमवर्क आप फ्रेम करेंगे, और या फिर जो एग्जिस्टिंग पॉलिसीज है आप जब उनके आउटकम कब आएगा इफेक्टिवली? जब तक आप उसको मॉनिटरिंग और एवोल्यूशन नहीं करें. किसी भी स्कीम के आउटकम आने के लिए इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि आप उसको मॉनिटर एवोल्यूट करें. मॉनिटरिंग इज अबाउट कि हाउ वेल द स्कीम इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड,
स्कीम है वो कितने अच्छी तरीके से क्या हो रही है, वो इम्प्लीमेंट हो रही है। और एवोल्यूशन इज मोर अबाउट कि क्या आउटकम आ रहे हैं, उसके आउटकम क्या आ रहे हैं, तो उसी के बेसिस पे आप क्या करते हैं, नेसेसरी चेंजेस लेके आते हैं आप। फाइन। देन लास्ट इज द थिंक टैंक एंड नॉलेज एंड इनोवेशन ऑफ। थिंक टैंक नॉलेज एंड इनोवेशन ऑफ, तो क्या बता रहा है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट बता रहा है। तो नेशन को प्रोग्रेस करने के डेवलपमेंट के लिए अगर आप एग्जिस्टिंग वर्क ही करना लगेंगे तो वो आपकी जो ग्रोथ होगी इकोनॉमी में वो कैसा होगा, स्लो होगा। अगर आपको फास्टर इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए, अगर आपको ह्यूमन कैपिटल बिल्डअप ज्यादा अच्छे से करना है, तो आप क्या करोगे, आप क्या करोगे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज भी कैरिड आउट करोगे। रिसर्च इनोवेशन हब है आपका, राइट। तो आप क्या करेंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कैरिड आउट एक्टिविटीज भी करेंगे। तो इन सच ए वे इट आल्सो प्रमोट द रिसर्च एंड इनोवेशन हब। अब आप देख ही लो, अगर इन चीजों को आप चारों को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो क्या होगा, ये थिंक टैंक के तरीके काम कर रहे हैं ना। सो इट इज एक्टिंग एज ए थिंक टैंक। तो इसकी कुछ अटैच्ड ऑफिस है, इट हैविंग सर अटैच्ड ऑफिसेज, राइट। फर्स्ट अटैच्ड ऑफिस अटल इनोवेशन हब, राइट। तो ये तो आपको जरूर लिख के आना है, जो फोर्थ पॉइंट में आप लिख के आ जाना उसमें, राइट। देन मॉनिटरिंग के लिए क्या है, डेवलपमेंट मॉनिटरिंग एंड एवोल्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, एंड थर्ड इज द ऑटोनोमस बॉडी है, उसको बोलते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, लेबर इकोनॉमिक रिसर्च एंड डेवलपमेंट, राइट, NRLED, राइट। यहाँ पे देखो एम्प्लॉयमेंट की भी बात कर रहे हैं, तो काफी जब आप नीति आयोग की रिपोर्ट देखोगे तो उसमें आपको रिपोर्ट्स में डिफरेंट होगा। जैसे एजुकेशन के लिए स्कूल एजुकेशन रिपोर्ट पब्लिश करता है, फॉर डेवलप इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या करता है, एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स प्रमोट करता है, राइट। इनोवेशन का भी वो करता है, नेशनल इनोवेशन इंडेक्स भी निकालते हैं वो वहाँ पे, राइट। एंड देन एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम्स, ये तो डिफरेंट प्रोग्राम्स वो रन कर रहे हैं। एंड फॉर द कोऑपरेटिव और कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म लिए वो क्या कर रहे हैं, अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे, आप स्ट्रक्चर ऑफ नीति आयोग देखेंगे तो क्या है, फर्स्ट इज द गवर्निंग काउंसिल। गवर्निंग काउंसिल में अगर आप देख लेंगे तो उसमें क्या होगा, PM होंगे एंड CM होंगे, एंड दोज स्टेट विच डज नॉट हैविंग द स्टेट लेजिस्लेचर, उनके क्या आ जाएंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर आ जाएंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देखिए जो गवर्निंग काउंसिल है उसमें सारे लोग मिलके आ गए। तो अगर उसने कोई पॉलिसी एंड प्रोग्राम बनाया, उसने रिकमेंड किया गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ने कोई बनाया, तो बनाने से पहले क्या करेगा, वो जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर है, फाइन, स्टेट गवर्नमेंट है, उसकी क्या करेगा, वो व्यूज इंकलकेट कर लेगा उसमें, सो दैट तो पॉलिसी जो बनेगी वो आपकी वो कैसे होगी, इंक्लूसिव पॉलिसीज होगी आपकी, वो बॉटम टू टॉप हो जाएगी आपकी, राइट। इवन इट इज हैविंग द रीजनल काउंसिल, इट इज हैविंग द रीजनल काउंसिल। तो जो रीजनल स्पेसिफिक इश्यूज हैं आपके, राइट, किसी स्टेट के अंदर है इश्यूज हैं, विद इन द स्टेट है, तो वो इश्यूज भी आप क्या कर लेंगे, सॉर्ट आउट हो जाएंगे, राइट। तो दीज आर द बेसिकली थिंग्स फॉर प्रमोटिंग द कोऑपरेटिव एंड कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। तो अमंग द स्टेट इश्यूज है उसको भी एड्रेस कर लेगा, सेंट्रल स्टेट के बीच में जो इश्यूज है वो कर लेंगे। एंड देन डिफरेंट इंडेक्सेस आ गए, तो उस इंडेक्सेस से क्या होगा, अगर इंडेक्स आ जाए, वो इंडेक्स किसके बेसिस पे होगा, कैटेगराइजेशन ऑफ द स्टेट। कभी आपने हिमालयन स्टेट ले ली, कभी आपने सदर्न की स्टेट्स आपने ले ली, कभी नॉर्थन स्टेट्स ले ली, तो उसमें आप क्या कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि कौन स्टेट कंपेयर टू अदर स्टेट बेटर परफॉर्म कर रही है। तो उस बेसिस में क्या होगा, अब उसकी क्या एक स्टेट पे वो अकाउंटेबिलिटी इम्पोज हो जाएगी कि अरे आपका CM काम अच्छे से नहीं कर रहा, देन दैट CM विल एक्ट मोर एक्टिवली, तो बताएगा नहीं मैं भी अच्छे से काम करूंगा, फिर उस इंडेक्स में उसकी रैंक क्या इंप्रूव हो जाएगी। तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के साथ साथ ये प्रमोट क्या कर रहा है, कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म प्रमोट कर रहा है, फाइन। इस वे में आप अपना आंसर लिख सकते हैं, राइट। तो फंक्शंस ऑफ नीति आयोग है, क्या क्या फंक्शंस है, तो फर्स्ट इज द function for the, it has the vision of national development and strategy by inculcating the views from the state government and the central government in an inclusive manner, right. In such a way it will promote the foster the cooperative and competitive federalism, right, so that a dispute between the central state government state within the state government can be redressed, right. And it will also develop the
डिसेंट्रलाइज्ड प्लान, राइट, डिसेंट्रलाइज्ड प्लान। तो आप डिसेंट्रलाइज्ड प्लान है तो क्या हो गया, ये इफेक्टिवली आप कोई भी पॉलिसी या प्रोग्राम अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। देन इट आल्सो डिजाइन स्ट्रेटेजिक एंड लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज, स्ट्रेटेजिक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज भी फ्रेमवर्क्स हैं, उनको मॉनिटर भी करता है। एंड इट आल्सो प्रमोट द रिसर्च एक्टिविटीज एंड मॉनिटर दोस थिंग्स, राइट। तो ये आप अपनी चीजें उसमें एग्जाम में लिख देना विद एग्जांपल्स, देन यू विल गेट द गुड मार्क्स, राइट। ये नीति आयोग वाला आप क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। व्हाट आर द चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू इट, चैलेंज और लिमिटेशन क्या है ये देख लेते हैं आप, राइट। अगर वो क्रिटिकल एबिलिटी होगा, चैलेंज एंड लिमिटेशंस क्या है, राइट। फर्स्ट इज द लैक ऑफ रेगुलर मीटिंग्स। कहीं पे भी सेंट्रल स्टेट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की कहीं पे भी कोई भी बॉडीज हो रही है, आप ये पॉइंट लिख देना, सब राइट है। चाहे वो इंटर स्टेट काउंसिल्स है, वहां पे लिख दोगे आप, वो भी सही है। रीजनल काउंसिल्स है, वो भी बात सही है, राइट। तो हर जगह ये काम करता है, राइट। बिकॉज व्हेनेवर देयर इज ए स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट एट द सेंटर, तो ये सारी एक्टिविटीज काम करती ही नहीं है, अपने हिसाब से काम चलता है उनका, राइट। तो लैक ऑफ द रेगुलर मीटिंग, तो क्या होता है, जो वाइडर रिप्रेजेंटेशन है, जो व्यूज है, वो कैसे इंप्लीकेट नहीं होंगे। Even the Niti Aayog is charged with, Niti Aayog is criticized for manipulating the data, right? Data है, उसको मैनिपुलेशन के लिए भी क्रिटिसाइज किया था इन फेवर ऑफ द रूलिंग गवर्नमेंट। तो आपको ये रूल लिखना है कि नीति आयोग इज क्रिटिसाइज्ड, राइट। तो नीवन नीति आयोग इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, स्टेशनरी बॉडी, तो आप इसको थोड़ा क्रिटिसाइज आराम से कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं है। थर्ड इज local government concern is also being neglected. Government concern are not appropriately addressed, ये भी लिख सकते हैं। सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट की आपने बात कर दी, बट जो लोकल गवर्नमेंट है एट द वेरी ग्रासरूट लेवल, they are not appropriately addressed. And fourth is it is mostly working for the policy recommendations, right? मोस्ट ऑफ द सिनेरियो में करते हैं, पॉलिसी रिकमेंडेशन में करते हैं, बट उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन चेंजेस हैं, उनको इम्प्लीमेंटेशन चैलेंजेस हैं आपके, वो इनके कंसर्न में नहीं आते, इन द सेंस कि वो ज्यादा अच्छे से उसको काम नहीं कर पा रहे हैं। फाइन, नीति आयोग लिख देंगे आप लोग, बताइए प्लीज। Yes, sir. ओके, आप ही लिखेंगे और नहीं लोग लिखेंगे, उनका यस नहीं आया। Yes, sir. ओके, now comes to the CCI. क्या है CCI? क्या है CCI? Competition Commission of India. Very good. So Competition Commission of India. It is statutory bodies और executive body क्या है, मतलब constitutional body है क्या ये? Executive body. Okay, statutory bodies क्या होती है? When any body is enacted based on the act. Yeah, this is statutory body. Right. So it is a statutory body. CCI Act 2002, right? जो एक्ट में नेसेसरी अमेंडमेंट आते रहते हैं, बट जो CCI एक्ट है, कंपटीशन कमीशन, द कंपटीशन एक्ट 2002, कंपटीशन एक्ट 2002 है, उसके ग्राउंड पे इसको क्या किया आपने, सेटअप कर दिया है। इसके फंक्शंस क्या है? बेसिकली फंक्शंस फॉर द प्रोहिबिट्स एंटी कंपटीशन, एंटी कंपटीशन एग्रीमेंट है आपके, वो नहीं होना चाहिए। जैसे आप मोनोपोली कर रहे हैं, जैसे अभी जो मार्केट में FMCG है फॉर एग्जांपल, सारी बिस्किट्स वाली कंपनी मिल जाए तो बोले कि हम 10 रुपए से कम का बिस्कुट ही उन्हीं मार्केट में बेचेंगे, राइट। तो क्या होगा, वो एंटी कॉम्पिटिटिव एग्रीमेंट्स हो गए। फाइन, देन अब्यूज ऑफ डोमिनेंट पोजीशन बाय एंटरप्राइज। फॉर एग्जांपल कल जियो आया, जियो बोले कि मैं सबको फ्री में इंटरनेट दूंगा 5 महीने के लिए। तो अब जो छोटी कंपनीज हैं, आज के सिनेरियो में छोटी कंपनी जो पहले आज से 7-8 साल पहले काफी ज्यादा कंपनीज होती थी, अगर आपने पता हो टेलीकॉम के एस्पेक्ट में, बट अब के टाइम में क्या बचा, 1 ही 2 कंपनी बची है। उसका रीजन सिर्फ यही है कि उसने क्या किया, आपने एब्यूज ऑफ द डोमिनेंट पोजीशन, जो आपकी डोमिनेंट पोजीशन आपने उसको एब्यूज किया, एंड देन इट इज द डोमेन ऑफ द ट्राई। कंपटीशन कमीशन
भी देखता है और ट्राई भी है, इसमें नो डाउट कभी कभी टसल्स भी हो जाते हैं, डिस्प्यूटेड भी हो जाते हैं, राइट। तो कंपटीशन कमीशन भी उसमें देख सकता है उस चीज को, राइट। तो अब कंपटीशन कमीशन ही नहीं देख रहा, तो उस केस में क्या होता है, जो माइनर छोटी छोटी इंडस्ट्रीज है वो उनको इश्यूज आ जाते हैं, राइट। ऑन द अदर हैंड व्हेन देयर इज एनी एक्विजिशन इज देयर, और किसी को दूसरी कंपनी एक्वायर कर रहा है, राइट, एक्विजिशन हो रहा है, कंट्रोल हो रहा है मैनेजमेंट का, राइट, then it also look into that. The Competition Commission India is also look into that, और उसके जो रिकमेंडेशन है that is also be considered, कि आप जब इक्वेशन कर रहे हैं तो कंपनी मिल रही है या फिर मर्जर हो रही है, इक्वेशन कर रहे हैं, आप किसी को ग्रहण कर रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं, उस केसेस में भी क्या होता है, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया का रिकमेंडेशन लिया जाता है कि कहीं आप एंटी कॉम्पिटिशन एक्टिविटीज तो नहीं कर रहे हैं, राइट। अलोंग विथ इट क्या करता है कि ये कॉम्पिटिशन एंटी कॉम्पिटिशन एक्टिविटीज को रोकता है, राइट। but it promotes sustainable competition. सस्टेनेबल कंपटीशन है मार्केट में, वो उसको क्या करेगा, ये प्रोटेक्शन, इसको प्रमोट करेगा। उसको क्यों प्रमोट करेगा, सस्टेनेबल कंपटीशन को, क्योंकि इस बेसिस में ही तो प्राइस डिस्कवरी होगी, आपकी प्राइस डिस्कवरी होगी और कॉस्ट इफेक्टिव प्राइस आएंगी। इसका कंपटीशन कमीशन इंडिया का बेसिकली मोटो क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन है। तो एक और फंक्शन हो जाएगा, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स। तो कंज्यूमर्स के जो इंटरेस्ट है उसको क्या करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है। तो अगर आपने कंपटीशन आप प्रमोट कर रहे हैं बट दैट कंपटीशन है हेल्दी कंपटीशन, तो उस बेसिस में प्राइस होंगे वो कॉस्ट इफेक्टिवनेस हो जाएगा फॉर द कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू, तो अच्छी प्राइसेस डिस्कवरी हो जाएगी। बट एंटी कंपटीशन एक्टिविटीज है या फिर डोमिनेंट पोजीशन से आपका उसका मिसयूज कर रहे हैं, देन इट इज नॉट हेल्दी फॉर द कंज्यूमर्स पॉइंट ऑफ व्यू, तो कंज्यूमर के लिए इश्यूज हो जाएगा। इट आल्सो इंश्योर द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, फ्रीडम ऑफ ट्रेड भी होना चाहिए। दीज आर द बेसिक फंक्शन ऑफ द कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। देन क्लासेस में यू कैन राइट, क्लासेस तो मैंने बताई आपको, इट हैज द क्लासेस विद द, किसी और क्लासेस होता है, ट्राई है, राइट, सेम इज द क्लासेस विद द यूपीएससी एंड सीबीसी, उनके बीचेस में डिस्प्यूटेड हो जाते हैं बिकॉज सर्टेन एरिया ऑफ डोमेन है वो आपके क्या करते हैं, क्लासेस करते हैं, तो उस केसेस में डिस्प्यूटेड स्टार्ट आ जाते हैं। सो दी डिस्प्यूटेड शुड बी रिजॉल्व एमिकेबली। आरबीआई का और कभी कभी सेबी के भी इश्यूज आ जाते हैं, राइट। These are the basic things for the CCI. सेकंड पॉइंट थोड़ा बता दीजिए प्लीज। कौन सा वाला? तो फंक्शन का सेकंड पॉइंट क्या लिखे हैं? ये it वाला, ये वाला फ्रीडम ट्रेड की करता है, ये प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट, सेकंड वाला पॉइंट ऊपर से, abuse the जो डोमिनेंट पोजीशन बाय द एंटरप्राइजेस। डोमिनेंट पोजीशन जैसे कोई है, एंटरप्राइजेस है, कोई कंपनी है, फाइन, एंड उस कंपनी का पोजीशन बहुत होल्ड है मार्केट में, उसका होल्ड ज्यादा है। जैसे फॉर एग्जांपल गिव यू द एग्जांपल रिलायंस का स्पेसिफिकली जियो का। तो आप देखेंगे तो मोस्ट ऑफ द कंज्यूमर कौन है, जियो के हैं इस समय पे, एंड जियो तो नेक्स्ट डे आके अनाउंस कर दे कि हम या तो बहुत 100 रुपए का इंटरनेट दे रहे हैं और फ्री कॉलिंग दे रहे हैं 1 मंथ के लिए, राइट। तो उस केस में क्या कर रहे हैं, आपकी जो डोमिनेंट पोजीशन है, बिकॉज ऑफ यू आर हैविंग द मनी और मार्केट रीच, आपने उस पोजीशन का क्या किया, मिसयूज कर लिया। क्यों मिसयूज कर लिया, क्योंकि हर एक किसी भी चीज कंज्यूमर यूज कर रहा है उसकी एक प्राइस डिस्कवरी होती है, तो उसमें ये भी तो देखना चाहिए कि आप जो प्राइस कम कर रहे हैं, आप वो प्राइस एक्चुअली में उतनी कम हो सकती है, नहीं हो सकती है, कि प्रेडिटरी प्राइस तो नहीं है कि आप दूसरी कंपनीज को बंद करने के लिए हो। तो उस केस में क्या होगा, जो और छोटी छोटी स्मॉल टेलीकॉम कंपनीज है वो बंद हो जाएंगी, राइट। तो इसलिए ये कहता है कि आपकी जो पोजीशन है वो एब्यूजिव पोजीशन नहीं होना चाहिए। तो उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा कि आपकी डोमिनेंट पोजीशन है, आपने कोई ऐसी एक्टिविटीज कर ली जिसके कारण और इंडस्ट्रीज क्या होंगी, वो बंद हो जाएंगी फिर, राइट, और टेलीकॉम हो जाएंगे। देन उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, प्रेडिटरी प्राइसिंग का नेक्स्ट स्टेप ये होगा, जब और कंपनी मार्केट बची नहीं मार्केट में और इंडस्ट्री, तो फिर आपकी क्या होगी, मोनोपोली होगी। देन यू विल चार्ज हाई प्राइसेस फ्रॉम द कंज्यूमर्स, फिर आप हाई प्राइसेस करेंगे। तो उस केसेस में हु आर द एट द एंड किसका लॉस हो रहा है, एट द एंड ऑफ द लॉस टू द कंज्यूमर एंड अदर अनएम्प्लॉयमेंट भी हो जाएगा, जो इंडस्ट्रीज डाउन हो जाएंगी, राइट। सो दीज आर द बेसिकली check on the abuse of the dominated position by the enterprises. Fine. yes sir, yes sir. And what is the next topic is the comparison of Indian constitution with other nations. तो हम 2 नेशन डिस्कस करेंगे जहाँ पे हम लोग जानना ज्यादा पसंद करेंगे, राइट। फर्स्ट इज द यूएसए, सेकंड इज द यूके, राइट। सो और है जो आप उससे रीड आउट कर लेना, राइट। So then only 2 countries we will discuss about the comparison of the Indian constitution with other
nations. First is the USA, right? तो आप बता दीजिए यूएस और इंडिया के एस्पेक्ट में जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस है उसमें क्या डिफरेंसेस है, फिर सिमिलरिटीज है, किस तरीके से कंपैरिजन करना चाहिए वो बता दीजिए। क्या क्या सिमिलरिटीज है बताइए। सर यूएसए में प्रेसिडेंटल टाइप्स गवर्नमेंट है, इंडिया में पार्लियामेंट है। वेरी गुड। You first make the heading form of government. Then you write here is the presidential form of government, and here you having the parliamentary form of government. Very good. Very good point. What is the next? So USA is strictly federal, but India is quasi-federal. Okay, so you can write nature of federalism, right? Nature of federalism, right? तो यहाँ पे इंडिया, जहाँ पे यूएसए में क्या है, is a federalism in actual sense. Actual sense. तो यहाँ पे आप फेडरलिज्म में क्या लिख सकते हैं, इंडिया इज एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। यहाँ पे आप अपना आर्गुमेंट जस्टिफाई कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे क्या हो सकता है, डिस्ट्रिक्टेबल यूनियन विद रेस्पेक्ट टू द डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स, बट इंडिया केस में अनडिस्ट्रिक्टेबल यूनियन विद रेस्पेक्ट टू द डिस्ट्रिक्टेबल स्टेट्स, राइट। यहाँ पे ये अपना एग्जांपल जरूर लिखना है, आपको स्टेटमेंट जरूर लिखना है। देन व्हाट एल्स, थर्ड पॉइंट क्या होगा आपका, नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, वो भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। द फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, जो सबसे पुराना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वो यूएस का है। इंडिया इज आल्सो हैविंग द रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, बट यहाँ पे जो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है वो काफी शॉर्ट है और इंडिया का काफी वाइडर है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया का वाइडर क्यों है, राइट। इंडिया द कॉन्स्टिट्यूशन इज द wider one rather than, and the USA is also having the written constitution but is a very काफी short है ये। Fine. What is the next point? USA having the due process of law with respect to the judiciaries. India is having the procedure established by law, basically. No doubt we are also considering about the due process of law, जो हमारा इंस्पायर भी फ्रॉम यूएसए से ही है, बट यूएसए बिगिनिंग से ही उनका ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ था। हमारा एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन इट इज द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ, राइट। फिफ्थ इज, Sir, in USA they have jury trial, but India we yes, don't have. फाइन, गुड। सो वहां पे एक और है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। ग्राउंड्स क्या है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट रिमूवल? वहां पे क्या है, ट्रेजरी है, राइट, ट्रेजन है, ब्राइबरी है और हाई क्राइम्स। तो यहाँ पे क्या है हमारे इंडिया में, वो वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आप कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन कर रहे हैं तो वहां पे है, राइट। देन यहाँ पे आपने बताइए कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, वहाँ प्रेसिडेंट फॉर्म गवर्नमेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोर स्टेबल गवर्नमेंट। यहाँ पे चांसेस ऑफ लेसर स्टेबल गवर्नमेंट, राइट। यहाँ पे क्या हो जाएगा, लेसर हो जाएगा। देन व्हाट अदर डिफरेंसेस, इज एनी डिफरेंसेस विद रिस्पेक्ट टू द सिटीजनशिप, है या नहीं है? Yes, sir. Dual citizen. Yes, so US having the dual citizenship, while India we can only have a single citizenship. Very good. यहाँ पे हमारा कैसा होगा, single citizenship होगा, right? Right. So these are the major differences with the separation of power। इसको भी अगर आपको लिखना है तो separation of power you can also write it, right? तो separation of power इसे आपने कहा था कि यहाँ पे क्या है, काफी ज्यादा rigid and strict है। यहाँ पे हमारा क्या है, फ्लेक्सिबल है, जो हमने सेपरेशन ऑफ पावर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। देन जुडिशरी में भी आप देखेंगे तो जुडिशरी में जो अपॉइंटमेंट है वहां पे, देन अपॉइंटमेंट इज कैरिड आउट बाय द प्रेसिडेंट एंड कंफर्म्ड बाय द सीनेट, कंफर्म्ड बाय द सीनेट। तो जो एग्जीक्यूटिव्स का है थोड़ा एक्टिव रोल ज्यादा है वहां पे, राइट। बट ऑन द अदर हैंड इन केस ऑफ इंडिया इट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट बट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कोलिजियम, राइट। With respect to the amendment of the constitution,
amendment of constitution, then USA is the more rigid, right? USA having the rigidity or having the rigid provisions with respect to the amendment of the constitution, but with respect to the India is having the flexible along with the rigid. तो कैसा है हमारा blend है, as we discussed in the earlier class, it is the blend of both, right? Rigidity और उसका भी है, right? These are the basic difference with respect to the India and USA, right? Can you write? Yes, sir. Very good. Thank you so much. Next topic is related to the क्या है हमारा UK का, right? तो UK में और इंडिया का क्या differences है, right? तो UK and India. UK में क्या क्या बताइए? First, with respect to the constitution, nature of constitution. आपको इंडिया क्या में सारे? रिटर्न है, यूके अनरिटन। Very good. So UK is the not uncodified बोल लीजिए, ज्यादा अच्छा रहेगा. Uncodified written constitution, right? Written है but uncodified written constitution है. Then with respect to India we are having the codified written constitutions. नहीं लिखोगे तो कोई issue नहीं है, but it is more appropriate terms, right? ये आपका हो जाएगा. Then what else? सर यूके में स्टेट ऑफ हेड मोनार्की है और इंडिया में स्टेट ऑफ हेड रिपब्लिक है। Very good. So there is monarchy है, head of state है, यहाँ पे republic है. Very good point. Very good. What else? सर यूके में पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी। Very good point. India having the or the UK having the parliamentary sovereignties. Very good point. Parliamentary sovereignties, right? पर यहाँ पे क्या हमारी, यहाँ पे क्या इंडिया में क्या टर्म यूज करोगे? कॉन्स्टिट्यूशनल Constitution. supremacy. Limited government with constitutional supremacy. Constitutional supremacy, right? सारे टर्म्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. अगर आप टर्म्स लिखोगे एंड अगर टीचर सेंसिटिव है देन वो काफी ज्यादा मार्क्स देगा आपको, राइट? जब आपने यहाँ पे बात कर ली तो इंडिया में क्या आ जाएगा? बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन आ जाएगी, बट यहाँ पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन नहीं होगी आपकी, राइट? तो जुडिशरी का अगर आपको रोल देखना है तो जुडिशरी का रोल आपको यहाँ से आप निकाल सकते हैं, राइट? दोनों में बाइकैम्पलिज्म है, ये भी अगर सिमिलरिटी दिखना है तो वहां पे हो जाएगा. देन सर यूके में स्पीकर इज ऑलवेज स्पीकर, बट इंडिया में वेरी गुड, राइट? तो वहां पे स्पीकर रहेगा, बट इंडिया के केस में इट इज नॉट नेसेसरी, क्योंकि वो स्पीकर जब यूके में अगर वो ज्वाइन करता है एज ए स्पीकर देन ही हैज टू रिजाइन फ्रॉम हिज पॉलिटिकल पोजीशंस, राइट? जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, बट इन केस ऑफ इंडिया इट इज द डिस्क्रिशनरी ऑफ द स्पीकर इटसेल्फ कि उसे रिजाइन करना है या नहीं करना है, राइट? Then with respect to the prime minister position, it is generally considered that in Britain parliament अगर आपको prime minister बनना है then it should be come from the house of commons, right? तो कहाँ से आता है? house of commons. पर इंडिया के एस्पेक्ट में ऐसा कोई प्रोविजंस नहीं है, राइट? कन्वेंशन है ब्रिटिश में, ऐसा कोई रूल नहीं है, राइट? देन देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ शैडो कैबिनेट. तो शैडो कैबिनेट के कंसेप्ट में वहां में यूके में एक ये होता है कि अपोजिशन भी खुद का एक अपना प्रिपेयर रखती है हमेशा, एक जैसे खुद का कैबिनेट मिनिस्टर होता है, वो काउंसिल मिनिस्टर होता है रूलिंग गवर्नमेंट का. सेम इज विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, वो अपना खुद का बना के रखती है कि इन केस कोई भी मेरे को क्रिटिसिज्म करना है, कोई क्रिटिसाइज करना है, या फिर केस मेरी गवर्नमेंट फॉर्म होती है देन आई कैन डायरेक्टली स्टार्ट फंक्शनिंग इट. तो ये आपको क्या एक एज देती है किसी चीज को क्रिटिसाइज करने के लिए, अकाउंटेबिलिटी अपहोल्ड करने के लिए, राइट? सो दीज आर बेसिकली रिलेशन बिटवीन द यूके एंड इंडियाज, राइट? कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो आप क्या हेडिंग याद कर लो इस साइड की, राइट? नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जुडिशरी का, फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है, प्राइम मिनिस्टर का क्या पोजीशन है, प्रेसिडेंट का पोजीशन है. देन दिस थिंग यू ऑलरेडी नोस, ये तो आपको ऑलरेडी सब पता ही है, वैसा. तो आप मेरा की टर्म्स याद रखो एंड सेकंड थिंग यू एक्सप्लेन बाय योरसेल्फ. द नेक्स्ट इज द कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट Indian judicial system with American judicial system. तो अब वो एक एग्जामिनर अगर पूछना भी चाहे तो जुडिशरीज है जो इंडिया की और यूएस की जुडिशरी में क्या डिफरेंस है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द जुडिशरी प्रोविजंस आर इनकॉर्पोरेटेड फ्रॉम द यूएसए बेस्ड ऑन द
बेस्ड ऑन द नीड ऑफ द सोसाइटी, जो इंडिया में किस तरीके से उसमें कॉर्पोरेट करना है, क्या मॉडिफिकेशन लाना है, उसके हिसाब से। बट एक्चुअली द यूएसए जुडिशरी इज एक्टिंग एज ए लाइटिंग लैम्प फॉर अस, राइट। जो लाइटिंग लैम्प है उसकी तरह हमारे लिए काम करता है। तो व्हाट इज द सिमिलरिटीज, बताइए क्या क्या सिमिलरिटीज है दोनों में। फर्स्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, दोनों में क्या है, देयर इज ए इंडिपेंडेंस जुडिशरी। दोनों में क्या इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी है दोनों में, राइट। इंडियन ब्रिटिश के एस्पेक्ट में क्या है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी, और इंडिया के एस्पेक्ट में और यूएस के एस्पेक्ट में क्या है, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी। सो देयर इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ separation of power, very good. Then judiciary is also act as a, in both the countries judiciary act as a interpreter and protector of the constitution, interpreter and protector of constitutions, right। इसको प्रोटेक्शन करता है उनको, right। तो interpreter and protector of the constitution, because both are having the due process of law। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है तो आपको क्या होगा, आपके पास मोर पावर होगी इंटरप्रिटेशंस करने के लिए। देन बोथ नेशन हैविंग द जुडिशरी हैविंग द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। तो बोथ नेशन की जो जुडिशरीज है उनके पास क्या प्रेजेंट है, जुडिशियल रिव्यू की, राइट। एंड इन बोथ द नेशन द जुडिशरी इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। इसके द्वारा अपॉइंट की जाती है, प्रेसिडेंट की जाती है, राइट। हाउ दे आर डिफर, और क्या है, कोई बताएगा मुझे, एक पॉइंट बता दीजिए क्या डिफर है। सर इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशियरी। वेरी गुड पॉइंट, राइट। एटलीस्ट इंडिया में क्या है, आपकी इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। सुप्रीम कोर्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट एंड लोअर कोर्ट्स हो गए आपके। बट इन यूएसए के एस्पेक्ट में क्या है, देयर इज स्टेट लॉज आर डील्स विद द, जो उनका जो सुप्रीम कोर्ट है उस डील करता है, स्टेट में स्टेट हाई कोर्ट्स है उनके, वो आपके डील्स करते हैं वहाँ पे, राइट। इंडिया में ज्यादा है तो जो फेडरल लॉज आ जाएंगे तो वो कहाँ से, जो फेडरल जुडिशरी है उसको डील्स करेगा, राइट। बट इन केस ऑफ स्टेट लॉ इट वाज द स्टेट जुडिशरी। इंडिया में क्या है, आपकी इंटीग्रेटेड जुडिशरीज है। देन कम्स टू द जुरिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। जुरिडिक्शन की बात कर लेते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन से जुरिडिक्शन है, इंडियन सुप्रीम कोर्ट के पास कौन कौन से जुरिडिक्शन है। इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैविंग द ओरिजिनल जुरिडिक्शन, appellate jurisdiction and having the advisory jurisdictions, right? Am I right? तीन फॉर्म की जुरिडिक्शन है, ओरिजिनल, appellate and advisory jurisdiction, right? But with respect to the American Supreme Court, यहाँ पे जो appellate jurisdiction है वो केवल कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में ही है, कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में विद रेस्पेक्ट टू द अमेरिकन जुडिशरी, अमेरिकन फेडरल कोर्ट है। और इंडिया में क्या एपीलेट जुरिडिक्शन, और भी केसेस में आपके अगर मर्डर का केस है, अगर आप हाई कोर्ट ने दिए तो फिर आप अपील फाइल कर सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशनल, सिविल एंड क्रिमिनल केसेस, तो इंडिया में जो अपीलेट जुरिडिक्शन है वो किस में हो जाएगा, सिविल में भी हो जाएगा, क्रिमिनल केसेस में हो जाएगा एंड कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस में हो जाएगा। बट विद रेस्पेक्ट टू द यूएसए the appellate jurisdiction is only limited with respect to the constitutional cases, in the sense that constitutional provisions and the schedule जो subject distributions हैं, there is a dispute between the central state government, उससे related है, right। And on the other hand advisory jurisdiction है under the article, I think it is 143, अगर चेक कर लेना तो जो advisory jurisdiction है, जो एडवाइस देता है सुप्रीम कोर्ट when is asked by the president, तो वो this is a special case with respect to the India। यूएस में एडवाइजरी जुरिडिक्शन जो अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट है उसका रोल नहीं है, राइट। दीज आर द बेसिकली थिंग, राइट। एंड देन ओरिजिनल जुरिडिक्शन है इंडिया के एस्पेक्ट में, इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट है दैट इज कन्फाइंड टू द फेडरल केसेस। ओरिजिनल जुरिडिक्शन की आप जो लिस्ट पढ़ेंगे, सेंट्रल स्टेट, स्टेट में कोई भी डिस्प्यूटेड है, देन इंडियन सुप्रीम कोर्ट हैविंग द एक्सक्लूसिव ओरिजिनल जुरिडिक्शन। बट इन केस विद द अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट, नॉट ओनली द फेडरल केसेस, जो ओरिजिनल जुरिडिक्शन का केस है तो फेडरल केसेस तो है ही वहाँ पे, अलॉन्ग विद जो नेवल के केसेस हैं, आर्मी के केसेस हैं, मेरीटाइम एक्टिविटीज के हैं, एम्बेसडर के केसेस हैं, वो भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा
डील्स किए जाते हैं। बट हमारे यहाँ पे क्या होता है, जो भी आर्मी वाले केसेस हैं, इन दैट किसके द्वारा डील किए जाते हैं, कोर्ट के थ्रू किए जाते हैं, या फिर वो है हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं वो देखते हैं, राइट, फाइन। जुडिशरी रिव्यू पावर तो हमने डिस्कस कर ही लिया था, जुडिशरी पावर है, राइट। अमेरिका इज मोर अबाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, राइट। तो अमेरिका में क्या है, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, बट विद रिस्पेक्ट टू द इंडिया इट इज मोर अबाउट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, राइट। अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इट। तो अगर वो ये क्वेश्चन पूछ रहा है देन इट कैन आल्सो बी सॉल्व्ड। तो हमारे मोस्ट ऑफ द डिस्कशन हो गया है। अब बताइए किसी को भी डाउट है, कोई स्पेसिफिक टॉपिक डिस्कस करना है, then let me know so that we can